Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लेके आए एक नया टॉपिक जो कि है ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। इससे पहले हम मार्केट के अंदर 3 मार्केट टाइप्स पढ़ चुके हैं। पहला था परफेक्ट कंपटीशन, देन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर का लास्ट टाइप है। आज क्लास हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, इस मार्केट स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लंदन इंडेक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली मार्केट वो देखेंगे। इस मार्केट के कंटेक्स्ट में एक टर्म है कंजक्चुअल वेरिएशन, उसका क्या मतलब होता है वो देखा जाएगा। क्लासिफिकेशन ओलिगोपोली मार्केट का, ओलिगोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम डिफरेंट टाइप्स के मॉडल गिवन है, दिए गए हैं ओलिगोपोली मार्केट को समझने के लिए। वो सारे मॉडल्स हम आज कवर करेंगे और क्लास के अंत में उसके PYQ भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 3 मेन मार्केट स्ट्रक्चर टाइप हमने पढ़े। पहला परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर काफ़ी सारे बायर्स सेलर्स होते हैं। इस मार्केट के अंदर फर्म्स डील करती है होमोजेनियस प्रोडक्ट के अंदर, फिर एंट्री एंड एग्जिट देखा जाता है और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है इस मार्केट में। फिर हमने देखा मोनोपोली, जिसका सिर्फ एक सेलर पाया जाता है जो पूरी मार्केट कंट्रोल करता है और ये जो गुड्स बनाता है तो क्लोज सब्सिट्यूट मार्केट अवेलेबल नहीं होता, और इस मार्केट स्ट्रक्चर में हाई बैरियर्स ऑफ एंट्री देखी जाती है। फिर देन था आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इसके अंदर भी काफ़ी सारे सेलर्स पाए जाते हैं। जो गुड्स बनाए जा रहे हैं मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं वो आपके डिफरेंशिएटेड नेचर के होते हैं और इस मार्केट में कुछ हद तक एंट्री में बैरियर्स देखी जाती है। तो इन रियलिटी ये जो हमने मार्केट से जो पढ़े हैं परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली, ये रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलते। ये एक्सट्रीम केस हो गए मार्केट स्ट्रक्चर के, रियल लाइफ में देखने को ये नहीं मिलते। रियल वर्ल्ड में रियल लाइफ में जो मार्केट्स जो देखने को मिलती है वह इन दोनों के बीच कहीं लाई करती है। इन दोनों परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली के बीच में जो मार्केट स्ट्रक्चर लाई करते हैं वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है आपको ओलिगोपोली, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ कुछ फर्म्स देखे जाते हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इस मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ फर्म्स देखे जाते हैं, इन फर्म्स की संख्या 2 से लेकर 10 तक हो सकती है। इसको हम कंपटीशन अमंग द फ्यू भी बोलते हैं इस मार्केट स्ट्रक्चर को, क्योंकि इस मार्केट स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 से लेकर 10 तक फर्म्स देखे जाते हैं। अगर एक मार्केट में सिर्फ एक फर्म हुआ तो मोनोपोली बन जाएगा। 2 से लेकर 10 तक फर्म्स की संख्या होती है इस मार्केट स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको कंपटीशन अमंग द फ्यू भी बोला जाता है। क्योंकि हम स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। इस मार्केट स्ट्रक्चर में सिंस नंबर ऑफ फर्म्स लिमिटेड है, 2 से 10 से काफ़ी कम है, तो एक फर्म का दूसरे फर्म पे असर होता है। इट मीन्स एक फर्म का डिसीजन रिगार्डिंग देयर प्राइस एंड आउटपुट और दूसरे फर्म के आउटपुट एंड प्राइस को इम्पैक्ट करता है। इस वजह से इस मार्केट स्ट्रक्चर में इंटरडिपेंडेंसी देखी जाती है फर्म्स के बीच में। तो ईच फर्म फेस इंटरडिपेंडेंसी, मतलब एक फर्म का मार्केट डिसीजन रिगार्डिंग देयर प्राइस एंड आउटपुट और दूसरे फर्म के आउटपुट एंड प्राइस को वो इम्पैक्ट करता है। इस वजह से कहते हैं कि इस मार्केट स्ट्रक्चर में इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है फर्म्स के बीच में। ओलिगोपोली मार्केट के कुछ की फीचर्स क्या है ये देख लेते हैं। पहला है इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय फ्यू फर्म्स, नंबर ऑफ सेलर्स इस मार्केट सेक्शन में बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने बताया 2 से 10 तक देखने को मिलता है। ये नंबर फिक्स नहीं है 2 से 10, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो संख्या कम होती है। दूसरा है इस मार्केट में जो गुड्स या जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं वो आपके होमोजेनियस हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। होमोजेनियस गुड्स मतलब आइडेंटिकल गुड्स, जो सारे गुड्स एक समान है एक दूसरे के। डिफरेंशिएटेड गुड्स वो गुड्स जो सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है, इट मीन्स वो गुड्स एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट्स है। तो इस मार्केट के अंदर दोनों टाइप गुड्स देखने को मिलते हैं, होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड भी। अगर फर्म्स होमोजेनियस गुड्स में डील कर रही है तो उसको हम बोलेंगे प्योर ओलिगोपोली। वही दूसरी तरफ अगर फर्म्स डील कर रही है डिफरेंशिएटेड गुड्स में, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। तीसरा फीचर है इंटरडिपेंडेंसी अमंग द फर्म्स। जैसे वो बताया कि इस मार्केट स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ फर्म्स काफ़ी कम होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं और यूजली 2 से 10 के बीच लाई करते हैं।
सिंस नंबर ऑफ फर्म्स हमें कम है तो एक फर्म दूसरे फर्म पर डिपेंडेंट है, एक फर्म का डिसीजन रिगार्डिंग देयर आउटपुट प्राइस विल इम्पैक्ट देयर राइवल फर्म्स. इट मीन्स देयर इज इंटरडिपेंडेंसी अमंग द फर्म्स इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर. अगला है मार्केट पावर. मार्केट पावर का मतलब होता है कि फर्म जो चार्ज कर रहा है प्राइस वो मार्जिनल कॉस्ट से कितना ज़्यादा है. इन दोनों का डिफरेंस होता है पी और एमसी का, वो आपका मार्केट पावर इंडिकेट करता है. तो इस मार्केट सेक्टर में भी फर्म्स के हाथ में कंट्रोल होता है प्राइस चार्ज करने का, और फर्म्स के हाथ में मार्केट पावर भी होता है. अगला है बैरियर्स टू एंट्री. इस मार्केट सेक्टर में एंट्री बैरियर देखने को मिलती है. एंट्री बैरियर मतलब कि नए फर्म्स इस मार्केट सेक्टर में इजीली एंटर नहीं कर सकते, प्रिवेंटेड होती है एंट्रीज. हाई बैरियर्स एंट्री प्रिवेंट न्यू फर्म फ्रॉम एंटरिंग. इसके कारण क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हाई बैरियर्स टू एंट्री क्यों देखी जाती है. पहला है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. इसका मतलब ये है कि जो फर्म ऑलरेडी इस मार्केट सेक्शन में ऑपरेट कर रही है वो काफ़ी लार्ज है, बड़ी फर्म्स है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है एट लोअर एवरेज कॉस्ट, उसको इकोनॉमिक स्केल का फ़ायदा मिलता है, जो मुश्किल बनाता है नए फर्म्स के लिए एंट्री करना और प्रॉफिट कमाना मार्केट में. इस वजह से यहाँ पे इस मार्केट में घुसना मुश्किल होता है. अगला है पेटेंट्स. लीगल राइट्स भी प्रिवेंट करती है दूसरे फर्म्स को मार्केट में घुसने से. अगला है ब्रांड लॉयल्टी. इस मार्केट स्ट्रक्चर में कंज्यूमर्स होते हैं, वो स्टैब्लिश ब्रांड के प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं, जो मुश्किल बनाते हैं न्यू फर्म्स के लिए कि वो मार्केट में आए और अपने आप को स्टैब्लिश करें. कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. जो डोमिनेंट फर्म्स होते हैं उनका एक्सेस होता है एसेंशियल इनपुट्स का, जो मुश्किल बनाता है न्यू कमर्स के लिए मार्केट में आना और ऑपरेट करना. तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको हाई बैरियर्स ऑफ एंट्री देखने को मिलता है इस मार्केट स्ट्रक्चर में. प्राइस रिजिडिटी. इस मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस स्टेबल देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम. फर्म्स हेजिटेट करती है प्राइस को चेंज करने से, बिकॉज उसका प्राइस चेंज करने डिसीजन उसके राइवल फर्म जो है या कंपटीटर फर्म है उस पर भी पड़ेगा. और अगर वो प्राइस चेंज करता है, एक फर्म प्राइस चेंज करता है तो दूसरा फर्म उसके कंज्यूमर को या उसका मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकता है. इस वजह से इस मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस मोस्टली स्टेबल देखने को मिलता है. अगला है एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट. इस मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स जो होती है वो हैवी स्पेंड करती है मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. इट मीन्स इस मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म्स है वो जरूरी है सारे फर्म्स एक समान हो. कुछ फर्म छोटी हो सकती है, कुछ फर्म बड़ी हो सकती है, बट इतनी बड़ी है सारे फर्म्स कि वो पूरे मार्केट को डोमिनेट कर सके. तो ये थे कुछ फीचर इस मार्केट स्ट्रक्चर के. अब हम बात करें लंदन इंडेक्स इन ओलिगोपोली मार्केट. लंदन इंडेक्स क्या मेजर करता है. लंदन इंडेक्स मेजर करता है द मार्केट पावर ऑफ द फर्म. हमने मोनोपोली वाले लेक्चर में पढ़ा था लंदन इंडेक्स मेजर करता है द मार्केट पावर ऑफ फर्म. मार्केट पावर कैसे डिटरमाइन होता है कि फर्म कितना प्राइस ज़्यादा चार्ज कर पा रहा है मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, इसको बोलते हैं मार्केट पावर. इसको मेजर करने के लिए लर्नर एक इंडेक्स दिया था जो था P माइनस एम सी डिवाइडेड P इक्वल टू -1/ED. अब ED जो है आपका है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड. तो लर्नर के अकॉर्डिंग तो फर्म का मार्केट पावर जो है, मार्केट पावर मीन्स कि कितना वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी डिमांड के ऊपर. तो ये था आपका फॉर्मूला लर्नर इंडेक्स का जो हम मोनोपोली में पढ़ा करते थे. लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला ओलिगोपोली में बन जाएगा ये, जिसमें P माइनस एम सी डिवाइडेड P इक्वल टू -1/ED. ये आपका ओरिजिनल मोनोपोली ओरिजिनल मार्केट और लंदन इंडेक्स का फॉर्मूला है जो मोनोपोली मार्केट में पढ़ा था. ओलिगोपोली मार्केट के अंदर इसके साथ आपका एक टर्म ऐड होगा, वो होगा SI. P आपको पता है प्राइस है, MC आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट है, ED आपको पता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है मार्केट का. और ऐसे यहाँ पे SI जो है, SI इंडिकेट करता है मार्केट शेयर ऑफ I8 फर्म इन टोटल इंडस्ट्री आउटपुट. जिस फर्म का हम मार्केट पावर निकालना चाहते हैं उस फर्म का टोटल मार्केट में क्या आउटपुट है और क्या शेयर है आउटपुट में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा लंदन इंडेक्स इन ओलिगोपोली. फॉर्मूला हमारा क्या था,
P माइनस एम सी डिवाइडेड P इक्वल टू -1 ED इंटू SI, ये आपका फॉर्मूला है। अगर SI की वैल्यू 0 है, इट मीन्स ith फर्म का जो मार्केट शेयर 0 है, इट मीन्स ये टर्म पूरी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स फर्म के पास कोई मार्केट पावर नहीं है। अगर SI की वैल्यू इक्वल टू 1 है, अगर SI की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, इट मीन्स जो भी मार्केट में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो ith फर्म ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ये फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स आपका मोनोपोली का केस हो गया। तो जब SI की वैल्यू इक्वल टू 1 है, इट मीन्स मार्केट में जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो ith फर्म के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आपका मोनोपोली केस हो गया। अगर SI की वैल्यू इक्वल टू 0 है, इट मीन्स मार्केट में जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है फर्म ith फर्म वो 0 है। तो इस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी लंडन इंडेक्स की, और यहाँ पे कोई मार्केट पावर देखने को नहीं मिलेगा। इसको एग्जांपल समझते हैं। अजूम पर एक ओलिगोपोली फर्म है जिसका मार्केट शेयर है 0.4, इट मीन 40% जो मार्केट का आउटपुट है वो ith फर्म प्रोड्यूस कर रहा है, और मार्केट का इलास्टिक डिमांड जो है वो -2 है। तो बेसिकली आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास गिवन है SI गिवन है, SI आपकी 0.4 है, इट मीन 40% शेयर मार्केट का ith फर्म का है, ED की वैल्यू आपकी -2 है। फॉर्मूला आपका था ये, वैल्यू पुट्स कर देंगे। ये कल निकल के आएगा 0.2, डेट इज 20%। इट मीन्स इस केस में फर्म जो है 20% ज़्यादा चार्ज कर रहा है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। फर्म जो है इस केस में इसका प्राइस जो है वो 20% ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। तो ये था आपका लंडन इंडेक्स ऑफ इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका है कंजक्चुअल वेरिएशन। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर नंबर फर्म्स फ्यू होते हैं, 2 से 10 के बीच यूजली लाई करते हैं, और जो फर्म्स ऑपरेट कर रही है इस मार्केट के अंदर वो इंटरडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर। इट मीन्स एक फर्म का डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस एंड आउटपुट विल इम्पैक्ट देयर काउंटर पार्ट्स या देयर राइवल फर्म्स। तो इस केस में पता है फर्म्स को कि भाई मैं जो भी डिसीजन लूंगा उसका इम्पैक्ट या उसके अगेंस्ट वो दूसरा फर्म रिएक्ट करेगा। अगर मैं प्राइस कम करता हूँ तो हो सकता है दूसरा फर्म भी अपना प्राइस कम करे, वो रिएक्ट करे मेरे डिसीजन के आधार पर। तो इस केस में जो जितने फर्म्स होते हैं मार्केट में वो एक्सपेक्टेशन फॉर्म करते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या फॉर्म करते हैं कि अगर मैं प्राइस चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म प्राइस चेंज कर रहा है तो वो चीज़ को ध्यान में रख के चेंज करता है कि दूसरा फर्म उसको रिएक्ट कैसे करेगा। तो इस केस में ईच फर्म्स form expectation about how rival firms will react if it changes a strategic decision variable like output or price। तो जब भी इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर तो फर्म्स जो हैं अपने डिसीजंस लेती है या कोई अपना प्राइस या आउटपुट चेंज करती है, तो वो इसको ध्यान में रख के चेंज करती है कि इसको काउंटर पार्ट राइवल फर्म्स जो है वो उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे उसके चेंज को। तो इसी को हम बोलते हैं कंजेक्चुअल वेरिएशन। इट इज कंजेक्चुअल वेरिएशन मेजर्ड द एक्सपेक्टेड रिएक्शन of rival firms to a marginal change in the firm's own decision। Conjectural variation क्या मेजर करता है? It measures the reaction, expected reaction। सामने वाले फर्म कैसा रिएक्ट करेगा अगर मैं अपना प्राइस या आउटपुट या कोई भी अपना मैं डिसीजन लेता हूँ उसके अगेंस्ट, उसके बदले में सामने फर्म कैसा रिएक्ट करेगा उसका मेजर करता है कंजेक्चुअल वेरिएशन। तो समझ आया कंजेक्चुअल वेरिएशन मतलब क्या हुआ? कंजेक्चुअल वेरिएशन मतलब हुआ कि सामने वाला फर्म कैसा रिएक्ट करेगा अगर मैं अपने प्राइस या आउटपुट को चेंज करता हूं तो उसके बदले में सामने फर्म कैसे रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं कंजेक्चुअल वेरिएशन। मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। अगर मैं आउटपुट में चेंज कर रहा हूं, दो फर्म है, फर्म आई और फर्म जे। अगर फर्म आई आउटपुट में चेंज कर रहा है तो उसके आउटपुट में चेंज करने से फर्म जे के आउटपुट में क्या चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे कंजेक्चुअल वेरिएशन ऑफ फर्म आई। तो सीवी ऑफ फर्म आई क्या हुआ कि फर्म आई ने अपना आउटपुट चेंज किया, उसका आउटपुट चेंज करने से फर्म जे में के आउटपुट में जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलेंगे कंजेक्चुअल वेरिएशन ऑफ फर्म आई। अगर फर्म आई प्राइस में चेंज कर रहा है, फर्म आई ने
प्राइस में चेंज किया, उसके प्राइस में चेंज करने से फर्म जे के प्राइस में क्या चेंज आ रहा है उसको हम बोलेंगे हम कंजेक्चुअल वेरिएशन ऑफ फॉर्म आई इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस। तो ये आपका हो गया मैथमेटिकल फॉर्म कंजेक्चुअल वेरिएशन का, जो इंडिकेट करता है कि एक फर्म के प्राइस आउटपुट चेंज आने से दूसरे फर्म के प्राइस आउटपुट में क्या चेंज आएगा उसको मेजर करता है आपका कंजेक्चुअल वेरिएशन। जिस फर्म का आउटपुट या प्राइस चेंज हो रहा है वो नीचे आएगा, उसके बदले में दूसरा फर्म जो रिएक्ट करेगा उसका चेंज ऊपर आएगा। सो फर्म आई का कंजेक्चुअल वेरिएशन क्या हुआ क्वांटिटी टर्म्स में, सी वी आई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आई एट फर्म, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ जी एट फर्म। असल इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। सीवी आपका है आई एट फर्म का क्वांटिटी टर्म्स में ये हो गया, CV of ith firm in terms of quantity is equal to the change in quantity of jth term of firm divided by the change in quantity of ith firm। ith firm की क्वांटिटी में चेंज आने से jth firm की क्वांटिटी में क्या चेंज आया, आप हो गया कंजेक्चुअल वेरिएशन हो गया फर्म आई का। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स फर्म आई ने जो क्वांटिटी चेंज किया उसको चेंज, इट मीन्स अगर फर्म आई ने जो क्वांटिटी बढ़ाया तो उसके बदले में फर्म जे ने भी अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। तो सी वी ग्रेटर देन जेड को मतलब ये हो गया कि यहाँ पे राइवल ने इंक्रीज किया अपना आउटपुट व्हेन यू इंक्रीज योर आउटपुट। सी वी इक्वल टू जीरो है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि फर्म आई क्वांटिटी चेंज कर रहा है बट इसके अवज में इसके बदले में फर्म जे कोई क्वांटिटी अपनी चेंज नहीं कर रहा। इट मीन्स राइवल्स ने अपनी आउटपुट चेंज नहीं की जब मैंने अपनी आउटपुट चेंज की। और सी वी लेस देन जीरो का मतलब क्या है, इट मीन्स सी वी लेस देन जीरो का मतलब ये है कि अगर फर्म आई अपने आउटपुट बढ़ा रहा है तो उसके बदले में फर्म जे ने अपने आउटपुट कम कर दी। सेम इंटरप्रिटेशन आपकी प्राइस के लिए भी जाएगी। अगर प्राइस के फॉर्म में टर्म्स में देखेंगे, सी वी ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ फर्म आई ने अपनी प्राइस बढ़ाई तो उसके बदले उसको देख के फर्म जे ने अपनी प्राइस अपनी बढ़ा दी। सी वी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, अगर फर्म आई ने अपनी प्राइस चेंज की बट फर्म जे ने अपनी प्राइस चेंज नहीं की। सी वी लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, फर्म आई ने अपनी प्राइस बढ़ाई लेकिन फर्म जे ने अपनी प्राइस कम कर दी। तो ये था आपका कंजेक्चुअल वेरिएशन का मतलब, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, उसका इंटरप्रिटेशन कि सी वी जीरो का मतलब क्या होता है, सी वी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, सी वी लेस देन का मतलब जीरो का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बीच में आधार पे ओलिगोपोली को बांटा गया है दो चीज़ों में, एक प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटिव ओलिगोपोली। अगर आपका मार्केट में गुड्स बन रहा है वो होमोजेनियस नेचर का है तो उसको बोलेंगे आपका मार्केट जो है प्योर ओलिगोपोली है। अगर आपका जो गुड्स है मार्केट में वो डिफरेंशिएटेड नेचर का है तो आपका जो मार्केट कहलाएगा वो कहलाएगा डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री फॉर्म्स। एंट्री फॉर्म्स के आधार पर ओलिगोपोली का डिवीजन किया गया दो के बीच में। पहला ओपन ओलिगोपोली, अगर नए फॉर्म्स मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं आसानी से तो उसको बोलेंगे ओपन ओलिगोपोली। अगर नए फॉर्म्स एंट्री नहीं कर सकते आसानी से मार्केट के अंदर उसको हम बोलेंगे क्लोज ओलिगोपोली। प्राइस लीडरशिप के आधार पर भी ओलिगोपोली को बांटा गया दो के अंदर। पहला है पार्शियल ओलिगोपोली। इस तरह के पार्शियल ओलिगोपोली के अंदर एक सिंगल फर्म होती है, लार्ज फर्म, जो प्राइस लीडर की तरह एक्ट करती है, बाकी सारे फर्म उसको फॉलो करते हैं। और फुल ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है कि कोई यहाँ पे प्राइस लीडर नहीं होता है, प्राइस जो डिटरमाइन किया जाता है वो म्यूचुअल कंपटीशन के आधार पर डिटरमाइन होता है मार्केट के अंदर। लास्ट आपका है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट एंड कोल्यूजन। अगर फर्म्स जो ऑपरेट कर रही है मार्केट के अंदर वो एक एग्रीमेंट या फॉर्मल एग्रीमेंट बना ले कि प्राइस कैसे डिसाइड होगा, मार्केट में कौन कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, अगर एग्रीमेंट कर ले सारे फर्म्स आपस में तो उसको बोलेंगे हम कोलिजिव या कोलूजन ओलिगोपोली। वह दूसरी तरफ अगर एग्रीमेंट ना करे मार्केट के अंदर जो फर्म्स ऑपरेट कर रही है, एग्रीमेंट किस चीज़ का एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि प्राइस कैसे डिसाइड होगा, प्राइस क्या डिसाइड होगा, मार्केट का आउटपुट का बंटवारा कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, ये सब के बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाए तो आपका कोलिजिव ओलिगोपोली है। अगर एग्रीमेंट नहीं हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट ना हो मार्केट के अंदर फर्म्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। तो आज की क्लास में हम नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली के ही हम मॉडल्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। कोलिजिव ओलिगोपोली के जो मॉडल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास में डिस्कस करेंगे हम नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली
के मॉडल्स जिसके अंदर फर्म्स के बीच में कोई एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे फर्म्स अपना इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम का कि ओलिगोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है। आसान शब्दों में इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ प्राइस एंड आउटपुट फॉर ए फर्म। एक फर्म के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन है जिस पॉइंट पे फर्म का या जिस आउटपुट ऑफ प्राइस पे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वो कहलाता है फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन केस में ये देखने को मिलता है P इक्वल टू MC के पॉइंट पे कि जहाँ पे P इक्वल टू MC होता है वो पॉइंट आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है फर्म के लिए, हैंस वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है मार्केट का। मोनोपोली केस में देखने को मिलता है जब पे MR इक्वल टू MC हो जाता है, MR इक्वल टू MC के पॉइंट पे जो आउटपुट प्राइस निकल के आ रहा है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस और आउटपुट होता है फर्म्स के लिए, हैंस वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस फर्म मोनोपोली फर्म के लिए। बट ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है जो रूल्स आपने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट के अंदर देखे P इक्वल टू MC और MR इक्वल टू MC के रूप में। ऐसा कोई रूल ओलिगोपोली मार्केट के केस में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस मार्केट के केस में जितने भी फर्म्स मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। इस वजह से इस मार्केट स्ट्रक्चर में ऐसा कोई रूल देखने को नहीं मिलता। तो हमने बात की कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है इक्विलिब्रियम का। क्यों नहीं है? क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कुछ फर्म्स होते हैं मार्केट के अंदर, बड़े फर्म्स होते हैं तो पूरी मार्केट कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे फर्म्स इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो डिसीजन ऑन प्राइस एंड आउटपुट आर स्ट्रेटेजिकली लिंक्ड। इट मीन्स अगर एक फर्म का आउटपुट और प्राइस जो चेंज का डिसीजन जो है वो दूसरे फर्म के आउटपुट और प्राइस के डिसीजन पर डिपेंड करता है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का मार्केट स्ट्रक्चर है। इसलिए इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कोई फिक्स रूल नहीं पाया जाता लाइक P इक्वल टू MC और MR इक्वल टू MC वाला, जिससे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल सके। सो इस केस में कोई यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं देखने को मिलता। आउटपुट तो डिपेंड करता है ऑन द मॉडल ऑफ इंटरेक्शन यूज। आउटकम जो निकल के आएगा मार्केट के अंदर वो डिपेंड करता है कि हम मॉडल में हमने इंटरेक्शन कौन सा लिया, यूज़ किया। इंटरेक्शन मतलब कि हम क्या अज्यूम कर चल रहे हैं बिहेवियर नेचर के फर्म्स के। इट मीन्स फर्म्स आप इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी कैसी है, उस इंटरडिपेंडेंसी को फर्म ने अकाउंट किया नहीं किया, वो सारी अजम्पशन के ऊपर अलग अलग आउटकम्स निकलते हैं अलग अलग इंटरेक्शन के आधार पर। तो यहाँ पे 3 तरह के पॉसिबिलिटी देखने मिलती है, बिहेवियरल पॉसिबिलिटी देखने मिलती है फर्म्स के द्वारा। या तो हो सकता है कि फर्म्स इग्नोर कर दें कि भाई हमारी इंटरडिपेंडेंसी है ही नहीं, फर्म्स इग्नोर कर दे हमारी इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, उस केस में आउटकम कुछ और निकलेगा मार्केट के अंदर। एक केस ये हो सकता है कि फर्म एक्सेप्ट कर ले कि भाई इंटरडिपेंडेंसी है, हमारी फर्म्स की आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, और उसको प्रिडिक्ट कर ले कि सामने वाला फर्म क्या करने वाला है, उसको प्रिडिक्ट कर ले। उस केस में अलग आउटकम निकलेगा मार्केट का। या तो ये हो सकता है कि फर्म ने रिकॉग्नाइज किया कि इंटरडिपेंडेंसी है और उसके बाद उसने कुछ एक्शन लिए, तो उस केस में अलग आउटकम निकलेगा। तो फर्म्स कैसे इंटरडिपेंडेंसी रिकॉग्नाइज कर रही है, उसका अगेंस्ट कैसे एक्शन ले रही है, कैसे प्रिडिक्ट कर रही है या कर रही है नहीं कर रही इंटरडिपेंडेंसी, उन सबके बेसिस पर अलग अलग आउटकम निकलेंगे अलग अलग मॉडल्स के अंदर। इस वजह से इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कोई सिंगल रूल नहीं है आपका इक्विलिब्रियम निकालने का। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशंस, जिसके अंदर अलग अलग आउटकम निकलते हैं कि अगर ये अजम्पशन फॉलो की हमने ऐसी इंटरडिपेंडेंसी रहेगी तो ये अजम्पशन ये आउटकम आएगा, ऐसा रहेगा तो ये आउटकम आएगा। तो डिफरेंट मॉडल्स विल हैव डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशंस और डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियरल पॉसिबिलिटीज अमंग द फर्म्स। तो ये चीज़ समझ आ गया आपको कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम का कोई सिंगल रूल नहीं होता, डिफरेंट मॉडल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आउटकम निकलते हैं। अब अगर फर्दर मूव करते हैं, अब हम बात करते हैं आज का पहला मॉडल है वो आपका है कॉर्नर ड्यूपोली मॉडल। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के क्लास में हम नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली मार्केट की बात करेंगे। नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली मार्केट का मतलब क्या हुआ? नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जितने भी फर्म्स होते हैं मार्केट में उनके बीच कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता। फर्म्स के बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता रिगार्डिंग प्राइस सेटिंग, आउटपुट डिवीजन, प्रॉफिट शेयरिंग, इस रिगार्डिंग कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता। नॉन कोलूसिव मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर फर्म्स इंटरडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। तो
इसी नॉन कॉलेजियम मार्केट का जो पहला मॉडल है वो है कॉर्नेट का, जिसे कॉर्नेट ड्यूओपोली मॉडल। और एक चीज़ और, ड्यूओपोली का मतलब होता है जब मार्केट ओलिगोपोली मार्केट में सिर्फ दो फर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ड्यूओपोली। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फ्यू फर्म्स है, 2 से 10 बार के बीच लाई करते हैं। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ दो फर्म्स होंगे तो वो आपका केस बन जाएगा ड्यूओपोली का। तो ड्यूओपोली के केस में अगर मार्केट कितने फर्म्स होते हैं, दो फर्म्स होते हैं। तो पहला मॉडल आपका कॉर्नेट ड्यूओपोली मॉडल है। इस मॉडल को 1838 में अगस्टिन कॉर्नेट ने दिया था। ये पहला फॉर्मल एक्सप्लेनेशन है ड्यूओपोली मॉडल का। कॉर्नेट ने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया था कुएं के द्वारा, कुएं के पानी का एग्जाम्पल लेके उसने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया था। इस मॉडल के कुछ अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन ये है कि इसमें दो फर्म्स होते हैं, क्योंकि ड्यूओपोली मॉडल में दो फर्म्स होंगे, मार्केट के अंदर दो फर्म्स है। इस मॉडल के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं वो आपके होमोजेनियस नेचर के हैं, मतलब वो गुड्स एक समान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है कुएं के पानी के एग्जाम्पल के द्वारा। तो इस केस में जो गुड्स है जो ट्रेड हो रहा है मार्केट में वो कुएं का पानी है। इस केस में मार्जिनल कॉस्ट आपका जीरो है। इस मॉडल के अंदर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने का कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट जीरो है। इस केस में कंजेक्चुअल वेरिएशन जो है वो जीरो है। कंजेक्चुअल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, expected reaction of rival firm when a firm change its output or price। जब एक फर्म अपना प्राइस या आउटपुट चेंज करती है उसके रिस्पॉन्स में राइवल फर्म का या दूसरे फर्म्स का कंपटीटर फर्म का एक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या होता है, उसको मेजर करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंजेक्चुअल वेरिएशन। तो इस केस में कंजेक्चुअल वेरिएशन आपका इक्वल टू जीरो होता है। कंजेक्चुअल वेरिएशन इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि अगर एक फर्म अपना आउटपुट चेंज कर रही है या प्राइस चेंज कर रही है तो दूसरा फर्म उसके रिस्पॉन्स में अपना आउटपुट या अपना प्राइस चेंज नहीं करेगा। तो कंजेक्चुअल वेरिएशन का फॉर्मूला हो गया, कंजेक्चुअल वेरिएशन फर्म आई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फर्म जे डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फर्म आई। इट मीन्स फर्म आई ने अपना आउटपुट चेंज किया, उसके रिस्पॉन्स में फर्म जे का आउटपुट कैसे चेंज हुआ उसको बोलते हैं कंजेक्चुअल वेरिएशन फॉर फर्म आई। तो इस केस में कंजेक्चुअल वेरिएशन इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स अगर एक फर्म आई अपना आउटपुट चेंज कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में फर्म जे अपना आउटपुट चेंज नहीं कर रहा। तो इस मॉडल के अंदर कॉर्नेट ने अज्यूम किया कि कंजेक्चुअल वेरिएशन इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स राइवल फर्म ये मान के चल रहा है इट मीन्स कि फर्म ये मान के चल रहा है कि उसका कंपटीटर या राइवल फर्म जो है वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा अगर मैं अपना आउटपुट चेंज करता हूं तो। फिर से रिपीट करता हूं, इस केस में फर्म आई मान के चल रहा है कि अगर मैं अपना आउटपुट चेंज कर रहा हूं तो फर्म जे उसके रिस्पॉन्स में अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा। इसी प्रकार फर्म जे भी ये मान के चल रहा है कि अगर मैं अपना आउटपुट चेंज कर रहा हूं तो फर्म आई अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे कंजेक्चुअल वेरिएशन क्या है, जीरो माना गया, जीरो है इस केस के अंदर। तो कंजेक्चुअल वेरिएशन आपका इस केस में जीरो है। इस मॉडल के अंदर साइमल्टेनियस डिसीजन देखने को मिलता है। इट मीन्स दोनों फर्म डिसाइड कर रहे हैं अपना आउटपुट सेम टाइम पीरियड में, और एक ही समय पे दोनों फर्म अपना आउटपुट डिसाइड कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि अगर मैं अपना आउटपुट चेंज कर रहा हूं तो सामने वाला फर्म अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा। दोनों फर्म से मान के चल रही है, इस वजह से इस केस में आपका कंजेक्चुअल वेरिएशन क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। और एक चीज और यहाँ पे शायद डिलीट हो गया, इस केस में डिसीजन वेरिएबल जो होता है वो आउटपुट होता है। मतलब इस मॉडल के अंदर फर्म्स आउटपुट में कंपीट करती है, कंपटीशन होता है फर्म्स के बीच में, वो आउटपुट को लेके होता है। तो डिसीजन वेरिएबल केस में क्या आउटपुट है, तो कंजेक्चुअल वेरिएशन भी क्या होगा, वो आउटपुट में होगा या क्वांटिटी में होगा कि एक फर्म क्वांटिटी चेंज कर रही है तो उसके रिस्पॉन्स से दूसरी फर्म क्वांटिटी चेंज करेगी या नहीं करेगी। सिंस आपका कंजर्वेशन यहाँ पे जीरो, इट मीन्स एक फर्म का आउटपुट चेंज करते दूसरे फर्म का आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये फर्म मान के चल रही है। तो दोनों फर्म सही मान के चलती है। अगर मैं अपना आउटपुट चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे फर्म उसके रिस्पॉन्स में अपना आउटपुट चेंज नहीं करेंगे। और ये आपका साइमल्टेनियस डिसीजन है। इट मीन्स एक ही टाइम पीरियड पर दोनों फर्म डिसीजन ले रही है अपने आउटपुट के रिगार्डिंग, बाय अज्यूमिंग कि अगर मैं अपना आउटपुट चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे फर्म अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस मॉडल के
पहला तो ये कि कंजक्चर वेरिएशन क्या होता है इस मॉडल के अंदर, इक्वल टू 0 होता है। दूसरा ये डिसीजन की टाइमिंग क्या होती है, साइमल्टेनियस डिसीजन होता है, एक ही टाइम पीरियड पर दोनों डिसीजन लेते हैं। डिसीजन वेरिएबल क्या होता है इस मॉडल के अंदर, वो आपका आउटपुट होता है, मतलब इस मॉडल के अनुसार फर्म्स अपना कम्पीट कर रही है क्वांटिटी के ऊपर। अब हम जरा इस मार्केट का, इस मॉडल का जो रिजल्ट निकल के आया है वो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंस मॉडल में दो फर्म्स है, ड्यूपोली मॉडल, दो फर्म्स है, फर्म आई और फर्म जे। तो ये मॉडल कहता है कि हर जो फर्म है वो अपना टोटल मार्केट आउटपुट का या फिर परफेक्टली कंपेटिटिव आउटपुट का 1/3 प्रोड्यूस करेगा, और कंबाइंड आउटपुट निकल के जो आएगा वो 2/3 होगा आपका परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट का। देखिए कैसे मॉडल कह रहा है कि हर फर्म 1/3 प्रोड्यूस करेगा, परफेक्टली कंपेटिटिव आउटपुट जो होगा उसका 1/3 प्रोड्यूस करेगा। दो फर्म्स है, दूसरा भी 1/3 प्रोड्यूस करेगा, टोटल कितना हुआ ये 2/3 हो गया। तो टोटल आउटपुट निकल के आएगा वो 2/3 होगा आपका परफेक्टली कंपेटिटिव आउटपुट का, और हर फर्म प्रोड्यूस करेगा आपका 1/3 ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव आउटपुट। अगर इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज कर रहे हैं एंड फर्म्स को लेके, तो टोटल आउटपुट जो निकल के आएगा, पहले हम बात करते हैं ईच फर्म शेयर का। हर फर्म का जो शेयर होगा वो होगा 1/n+1 इंटू परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, लेट्स अज्यूम यहाँ पे 10 फर्म्स हैं, n इक्वल टू 10 है, तो ईच फर्म का जो शेयर होगा वो होगा n1/n+1 ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट। इट मीन्स ये आपका हो गया n की 10 रख देंगे, यहाँ पे होगा 1/11 परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट। तो ईच फर्म का शेयर हो गया जब आप 1/11 ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट, जब n की वैल्यू 10 है, और टोटल आउटपुट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा n+1 इंटू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट। सिंस यहाँ पे n टू 10 है तो 10/11 टाइम्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट, यहाँ पर टोटल निकल के आ गया। तो टोटल मार्केट शेयर निकालने का फॉर्मूला है, टोटल आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है वो ये है n/n+1, और ईच फॉर्म का शेयर निकालने का फॉर्मूला है n/n+1। और दो के फॉर्म के केस में 1/3 होता है ईच शेयर, ईच फॉर्म का आउटपुट शेयर, और 2/3 होता है टोटल कंबाइंड आउटपुट। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली से सवाल आ जाते हैं कि आउटपुट कितना होगा, 1/3 2/3 इस पर, या फिर ये फॉर्मूला पूछा जाता है, जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है। ये तो आपका हो गया आउटपुट का। प्राइस क्या होगा इस मॉडल के अनुसार, जो प्राइस निकल के आएगा, कॉर्नेट का जो प्राइस निकल के आएगा वो लाई करेगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का प्राइस और मोनोपोली प्राइस के बीच में। एक बात ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, जो मोनोपोली का प्राइस होता है, डेट इज द हाईएस्ट प्राइस विच अ मार्केट कैन चार्ज, और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है वो आपका लोएस्ट प्राइस होता है जो मार्केट चार्ज कर सकता है गुड्स के लिए। अगर कोई गुड है, लेट्स से गुड ए है, अगर गुड ए आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिक रहा है, तो उसका गुड ए का सबसे कम प्राइस क्या हो सकता है, वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको देगा। वो सेम गुड अगर एक मोनोपोली मार्केट में बिक रहा है, तो उस गुड का सबसे ज़्यादा प्राइस क्या चार्ज कर सकता है, वो आपका मोनोपोली मार्केट देगा। तो सबसे ये आपकी लिमिट होगी प्राइस की, लोअर लिमिट हो गई है प्राइस की, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से प्राइस होगा लोअर लिमिट हो गया, और मोनोपोली मार्केट से प्राइस हो गया वो आपका अपर लिमिट हो गया प्राइस का। तो कॉर्नर डुओपोली मॉडल से सब प्राइस निकल के आ रहा है, हम कॉर्नर प्राइस बोलते हैं, वो लाई करता है इन दोनों के बीच में। तो कॉर्नर प्राइस जो होता है वो परफेक्टली कंपेटिटिव प्राइस से ज़्यादा होता है, बट वो मोनोपोली प्राइस से वो कम होता है। तो ये था इसका रिजल्ट कॉर्नर डुओपोली मॉडल का। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभी तक जो भी रिजल्ट निकल के इसके अंदर आए हैं, 1/3 2/3 n+1 1/n+1, जो भी रिजल्ट निकल के आए हैं प्राइस आउटपुट के, वो तभी होल्ड करेंगे जब इसकी अजम्पशन जो है वो फुलफिल होगी। अगर अजम्पशन में फुलफिल नहीं होती इस मॉडल की, तो ये रिजल्ट्स आपके होल्ड नहीं करेंगे। तो ये था आपका कुन्नो का ड्यूपोली मॉडल। नेक्स्ट, इस मॉडल के कुछ क्रिटिसिज्म भी है वो देख लेते हैं। इस मॉडल ने अज्यूम किया कि यहाँ पे कंजक्शनल वेरिएशन 0 है। इट मीन्स एक फॉर्म अपना आउटपुट चेंज कर रहा है, ये अज्यूम करके दूसरा फॉर्म अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा अगर मैं अपना आउटपुट चेंज करता हूँ तो, जिसे बोलते हैं कंजक्शनल वेरिएशन इक्वल टू 0। ये आपका अनरियलिस्टिक है। जीरो कॉस्ट कंजम्पशन इस अजम्पशन लिया इसने, इसलिए लिया कि मार्केट कॉस्ट 0 है, ये भी आपका अनरियलिस्टिक है। मार्केट साइज फिक्स लिया इसने, ये भी आपका अनरियलिस्टिक है। नेक्स्ट आपका है बर्ट्रैंड का ड्यूपोली मॉडल। ये मॉडल आपको जोसेफ बर्ट्रैंड ने दिया था 1883 में।
ये कुंडन मॉडल का अल्टरनेटिव है। ये कुंडन मॉडल से डिफरेंट अलग कैसे हैं? कुंडन मॉडल ने अज्यूम किया कि फर्म कम्पीट करता है आउटपुट को लेकर, लेकिन बर्टन मॉडल कहता है कि फर्म्स कम्पीट करता है प्राइस पर। सो बर्टन मॉडल और कुंडन मॉडल के बीच डिफरेंस ये है कि कुंडन मॉडल एज्यूम करता है कि फर्म्स कम्पीट कर रहा है आपका आउटपुट पे, और बर्टन मॉडल बोलता है कि आपका फर्म्स कम्पीट कर रहा है प्राइस को लेकर। यही आपका की डिफरेंस है दोनों मॉडल्स के बीच में। और इसके अलावा जो भी अजम्पशन थे कुंडन मॉडल के, वो अजम्पशन भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक जो अजम्पशन था या एक जो चीज़ थी जो अलग है, वो डिसीजन वेरिएबल आपका कुंडन मॉडल में आपका आउटपुट था, बट बर्टन मॉडल में आपका वो प्राइस है। इस मॉडल का अजम्पशन वही दो फर्म्स है, ड्यूपॉली मॉडल है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, होमोजेनियस गुड्स है, अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी देखने को मिलती है, प्राइस कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंजक्चुअल वेरिएशन। इस केस से भी कंजक्चुअल वेरिएशन आपका जीरो अज्यूम किया गया है। इस केस कंजक्चुअल वेरिएशन आपका होगा प्राइस के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे क्या है, प्राइस है। इट मीन यहाँ पे फर्म जो कम्पीट कर रही है प्राइस में कम्पीट कर रही है। तो कंजक्चुअल वेरिएशन ऑफ फर्म आई क्या होगा कि फर्म आई ने अपना प्राइस चेंज किया, उसके रिस्पॉन्स में फर्म जे का प्राइस में क्या चेंज आया, उसको बोलेंगे कंजक्चुअल वेरिएशन ऑफ फर्म आई। और फर्म जे का कंजक्चुअल वेरिएशन क्या होगा, वो होगा फर्म जे ने अपना प्राइस चेंज किया, इसके रिस्पॉन्स में फर्म आई का प्राइस जो चेंज हुआ, उसको बोलेंगे हम कंजक्चुअल वेरिएशन ऑफ फर्म जे। इस केस में भी कंजक्चुअल वेरिएशन को जीरो अज्यूम किया गया है। इट मीन्स फर्म आई अज्यूम किया चलता है कि अगर मैं अपना प्राइस चेंज कर रहा हूं तो इसका रिस्पॉन्स में फर्म जे प्राइस चेंज नहीं करेगा, तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई। इसी प्रकार फर्म जे भी अज्यूम कर चलता है कि अगर मैं अपना प्राइस चेंज कर रहा हूं तो फर्म आई अपना प्राइस चेंज नहीं करेगा, तो ये वैल्यू भी जीरो हो गई। तो इस केस में कंजक्चुअल वेरिएशन क्या देखने को मिलता है, जीरो देखने को मिलता है। इस केस में भी साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है। इट मीन्स एक सेम टाइम पीरियड में दोनों फर्म अपने डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग प्राइस। जैसे कुंडों में था साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग, वैसे इसी प्रकार इसमें भी आपका साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों फर्म डिसीजन ले रही है, और उनका कंजक्चुअल वेरिएशन क्या है, जीरो है। इट मीन्स अज्यूम चल रही है कि अगर मैं एक फर्म प्राइस चेंज कर रही है तो दूसरा फर्म उसके रिस्पॉन्स प्राइस चेंज नहीं करेगा, दोनों फर्म्स ये अज्यूम करके चलती है। इस वजह से यहाँ पे कंजक्चुअल वेरिएशन यहाँ पे जीरो देखने को मिलता है। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे जीरो देखने को मिलता है, सॉरी कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है। इस केस में फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये आपकी अजम्पशन है बर्टन मॉडल की। इस केस इससे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, पहली चीज़ तो ये कि कंजक्शन वेरिएशन क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग वेरिएबल क्या होता है। डिसीजन मेकिंग वेरिएबल इस केस में क्या होता है, आपका प्राइस होता है। तो ये था आपका अजम्पशन बर्टन ड्यूओपोली मॉडल का। अब देखते हैं ड्यूओपोली मॉडल वर्क कैसे करता है बर्टन का। दो फर्म्स है, फर्म वन और फर्म टू। यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला आपका गुड्स जो है होमोजीनियस है, मतलब आइडेंटिकल गुड्स है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट जो है कांस्टेंट है, और दोनों मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। अब फर्म दो है, फर्म वन और फर्म टू। फर्म वन ने P1 प्राइस चार्ज किया, फर्म टू ने P2 प्राइस चार्ज कर रहा है। अगर P1 लेस देन P2 है, इट मीन्स फर्म वन का प्राइस कम है फर्म टू से, तो पूरा पूरा मार्केट कौन कैप्चर कर लेगा, फर्म ए। क्यों? क्योंकि इस केस में जो गुड्स है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है या होमोजेनियस नेचर के हैं। अगर जो फर्म कम प्राइस चार्ज करेगा उसके पास मार्केट पूरा पूरा चला जाएगा। अगर फर्म टू का प्राइस कम है फर्म ए के प्राइस, फर्म वन के प्राइस से, तो फर्म को टू के पास पूरा मार्केट चला जाएगा। और दोनों प्राइस बराबर हैं तो दोनों आधा मार्केट बांट लेंगे। तो ये मॉडल ऐसा वर्क करता है। होमोजेनियस गुड्स है, गुड्स आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो फर्म जो कम प्राइस चार्ज करेगा उसके तरफ मार्केट झुक जाएगा। इस मॉडल के अंदर अंडरकटिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। इट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट आपका कांस्टेंट है, तो जो फर्म कम प्राइस चार्ज करेगा, जिस फर्म का प्राइस कम होगा उस तरफ मार्केट झुक जाएगा। तो एक फर्म कितना कम प्राइस अपना अपना प्राइस कितना कम कर सकता है, एक फर्म अपना प्राइस मार्जिनल कॉस्ट तक ही कम कर सकता है। किसी फर्म का प्राइस उसको मार्जिनल कॉस्ट से कम नहीं हो सकता। मार्जिनल कॉस्ट ही उसकी लोअर लिमिट है प्राइस सेट करने की। तो एक फर्म अपना प्राइस
तब तक कम कर सकता है जब तक उसका प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना आ जाए। तो इस केस में अंडरकटिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। फर्म अपना प्राइस कम करके प्रॉफिट कर सकता है और मार्केट को कैप्चर कर सकता है। ये प्रोसेस कब तक का चल सकता है? जब तक वो प्राइस आपका मार्जिनल कॉस्ट तक ना पहुंच जाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों फर्म्स चाहेंगे कि मैं अपना प्राइस कम कर दूं। फर्म 1 भी चाहेगा, फर्म 2 भी चाहेगा। जो उसका प्राइस कम होगा वो अपना मार्केट पूरा कैप्चर कर लेगा। फर्म 1 भी अपना प्राइस कम कर सकता है मार्जिनल कॉस्ट तक, ये इसकी लोअर लिमिट है प्राइस सेट करने की। फर्म 2 भी अपना प्राइस सेट चार्ज कर सकता है, कम कर सकता है मार्जिनल कॉस्ट तक। तो ये आपका फर्म 2 का हो गया लोअर लिमिट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रिजल्ट निकल के क्या आता है? रिजल्ट निकल के आता है P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू MC। इस मार्केट स्ट्रक्चर में P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू MC निकल के आता है। जो रिजल्ट निकल के आता है प्राइस के टर्म्स, प्राइस निकल के आता है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर निकल के आता है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका केस है होमोजेनियस गुड्स का। वो गुड्स जो आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तभी आपका ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा जिसमें आपका प्राइस इक्वल टू होगा मार्जिनल कॉस्ट के, दोनों फर्म्स के। तो ये आपका बर्टन ड्यूओपोली का ये था आपका रिजल्ट। अब यहाँ पे एक पैराडॉक्स देखने को मिला। आपने देखा लास्ट स्लाइड में कि सिंस यहाँ पे सिर्फ 2 ही फर्म्स हैं मार्केट के अंदर, फर्म 1 एंड फर्म 2, इसके बावजूद भी फर्म्स जो प्राइस चार्ज कर रही है वो इक्वल टू MC चार्ज कर रही है। आपने देखा ना अभी लास्ट स्लाइड में कि बर्टन ड्यूओपोली मॉडल के अंदर प्राइस जो फर्म चार्ज कर रही है इक्वल टू MC चार्ज कर रही है। इट मीन्स जब प्राइस आपका MC के बराबर चार्ज हो रहा है और MC आपका कांस्टेंट है, इट मीन्स फर्म्स यहाँ पे प्रॉफिट जो है 0 बना रही है। तो इसी को हम बोलते हैं बर्टन पैराडॉक्स, जो कहता है कि सिर्फ 2 फर्म्स होने के बावजूद भी प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट तक गिर गया, जिसके कारण जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका 0 हो गया, जो कि एक परफेक्ट कंपटीशन का केस दर्शाता है। परफेक्ट कंपटीशन केस में क्या होता है? प्राइस इक्वल टू MC चार्ज किया जाता है और लॉन्ग रन में उसका प्रॉफिट क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल टू 0 हो जाता है। सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिर्फ 2 फर्म है मार्केट के अंदर जो प्राइस में कम्पीट कर रही है, होमोजेनियस गुड्स बनाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे प्राइस जो है इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट आ गया और इकोनॉमिक प्रॉफिट यहाँ पे 0 हो गया। इसे वो बोला जाता है बर्टन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इसलिए बोला जाता है क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब कम फर्म्स होते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, उनका प्रॉफिट या प्राइस वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, उनका हर मार्केट पावर होती है प्राइस ज़्यादा चार्ज करने की, जब फर्म्स मार्केट में बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि सिर्फ 2 ही फर्म्स है मार्केट के अंदर, उसके बाद भी कंपटीशन इतना इंटेंस है मार्केट में कि प्राइस आपका MC की लेवल तक आके गिर गया। तो इस केस में प्रॉफिट जो है इक्वल टू 0 आता है और आउटकम जो निकल के आता है, आउटपुट जो निकल के आता है इस केस में और निकल के आता है परफेक्टली कम्पिटिटिव आउटपुट लेवल का आउटपुट। इट मीन्स फर्म A और फर्म B का टोटल जो आउटपुट है वो इक्वल टू होगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट के बराबर। तो ये था आपका बर्टन ड्यूओपोली मॉडल, जिसके अंदर हमने देखा कि बर्टन ड्यूओपोली मॉडल का जम्पशन क्या है। बर्टन ड्यूओपोली मॉडल आपका कम्पीट कहता है कि फर्म्स कम्पीट करते हैं प्राइस को लेके। दूसरा कंजक्टिवेशन आपने देखा, वहाँ पर कंजक्टिवेशन 0 होता है। इट मीन्स एक फर्म अज्यूम कर चलता है कि अगर मैं प्राइस चेंज कर रहा हूँ तो दूसरा अपना प्राइस चेंज नहीं करेगा, दोनों फर्म से ही मांगे चलती है। तीसरा हमने देखा कि साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग, इट मीन्स एक ही टाइम पीरियड पर दोनों फर्म्स अपने डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग देयर प्राइजेस। फिर हमने देखा कि यहाँ पे आउटपुट निकल रिजल्ट निकल के आता है, प्राइस सेट होता है आपका P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू MC पर। इट मीन्स फर्म्स का जो प्राइस है इक्वल टू MC सेट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इसी को हम बर्टन पैराडॉक्स बोलते हैं कि 2 फर्म होने के बावजूद भी कॉम्पिटिशन इतना इंटेंस है मार्केट के अंदर कि प्राइस आपका MC पे जाकर सेट हुआ, जिसके कारण से यहाँ पे मार्केट पावर किसी फर्म को देखने को हाथ में नहीं मिली, देखने को नहीं मिली और प्रॉफिट जो है इक्वल टू 0 देखने को मिला। और टोटल आउटपुट जो निकल के आता है इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर वो आपका आता है इक्वल टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट का आउटपुट से। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं कुन्नो से, तो कुन्नो का डिसीजन मेकिंग वेरिएबल था वो क्वांटिटी था, बर्टन का डिसीजन वेरिएबल है वो आपका प्राइस है। कुन्नो केस में कंजक्शन वेरिएशन 0 था, बर्टन केस में कंजक्शन वेरिएशन 0 देखने को मिला। कुन्नो केस में भी डिसीजन आपका साइमल्टेनियस लिया जाता था, बर्टन केस में डिसीजन आपका साइमल्टेनियस लिया गया। कुन्नो के केस में जो आउटपुट निकल के आया मार्केट आउटपुट, वो निकल के आया इक्वल टू 2/3 ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का मार्केट का आउटपुट। इट मीन्स तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का जो आउटपुट होगा उसका 2/3 कुन्नो ड्यूओपोली मॉडल प्रोड्यूस करेगा। वही दूसरी तरफ बर्टन मॉडल कहता है कि जो मार्केट आउटपुट होगा ड्यूओपोली का, 2 फर्म्स के द्वारा जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा वो इक्वल टू होगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के आउटपुट से। वहाँ पर 2/3 था कुन्नो में, यहाँ पे आपका इक्वल टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के आउटपुट के बराबर था। प्राइस की बात की जाए, परफेक्टली कुन्नो मॉडल में प्राइस जो था, कुन्नो मॉडल का जो प्राइस था, कुन्नो प्राइस वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज़्यादा था।
परफेक्ट ये बटन मॉडल में प्राइस जो है इक्वल टू एमसी निकल के आया, डेट इज प्राइस आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के इक्वल निकल के आया। तो ये था आपका कोर्नो बटन मॉडल के बीच में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। इस मॉडल में कुछ क्रिटिसिज्म है, वही क्रिटिसिज्म की अज्यूम किया कि होमोजेनियस प्रोड्यूस होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सम डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफिनेशन देखने को मिलता है। इसने अज्यूम किया कि यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है, ऐसा बोला कि फुल कैपेसिटी है, मतलब आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोई अंत सीमा नहीं है, एंड लिमिट नहीं है, वो फुल कैपेसिटी है, वो अनलिमिटेड कैपेसिटी है, वो जितना मर्जी चाहो प्रोड्यूस हो सकता है। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा देखने को नहीं मिलता। उसने बोला कि कंज्यूमर हमेशा वो गुड्स प्रोड्यूस चूज करेगा जिसका प्राइस कम होगा। देखा हमने दो फॉर्म से, फॉर्म ए और फॉर्म बी। होमोजेनियस गुड्स से जिस फॉर्म का प्राइस कम होगा वही गुड्स उसी फॉर्म का गुड्स कंज्यूमर बाय करेगा। तो ये ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसने नॉन प्राइस कंपटीशन को कंसिडर नहीं किया। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ब्रांडिंग, इन सब पे खर्चा होता है, उसने कंसिडर नहीं किया इस मॉडल ने। तो इससे कुछ क्रिटिसिज्म थे इस मॉडल के, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका मॉडल है एजवर्ड का डिओपॉली मॉडल। ये आपके 1897 में फ्रैंकिस जेसिडो एडवर्ड ने दिया था। ये आपका बर्टन मॉडल का एक मॉडिफिकेशन है। इस मॉडल के अंदर भी हम प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं, जैसे हम बटन मॉडल में बात किया करते थे। बस इस मॉडल में एक जो चेंज देखने को मिला बटन मॉडल से, वो ये था कि हमने अज्यूम किया इस केस में कि फर्म के पास अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, जो हमने बटन मॉडल में हमने नहीं माना था। बटन मॉडल में हमने माना था कि फर्म्स के पास अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन इस मॉडल में हमने अज्यूम किया है, ये एजवर्ड ने अज्यूम किया है कि फर्म्स के पास अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो इस मॉडल का रिजल्ट जो निकल के आता है, ये मॉडल कहता है कि यहाँ पे कोई एक सिंगल क्लियर प्राइस निकल के नहीं आता ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। प्राइस जो है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन मोनोपोली प्राइस एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये इस मॉडल का रिजल्ट था। तो एजवर्ड मॉडल का रिजल्ट था, एजवर्ड मॉडल ने पहले बात की कि भाई एजवर्ड मॉडल आपका पहले तो मॉडिफिकेशन है बटन मॉडल का। एजवर्ड मॉडल भी आपका प्राइस कॉम्पिटिशन की बात करता है, बस उसने एक चेंज किया, उसने एक ये चेंज किया, उसने बोला कि जो फर्म्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है, जैसा कि बर्टन मॉडल में देखने को मिला था, वो इस केस में देखने को नहीं मिलता। इस वजह से इस मॉडल के अंदर एक सिंगल इक्विलिब्रियम प्राइस देखने को नहीं मिलता, जो बर्टन मॉडल में देखा था, जो हमने देखा था, जो था P = MC, यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलता। एडवर्ड मॉडल में कहता है कि प्राइस जो है वो ऑसिलेट करता है मोनोपोली प्राइस और कॉम्पिटिटिव प्राइस के बीच में। तो की डिफरेंस क्या है इस मॉडल का एडवर्ड मॉडल का बटन मॉडल से? पहला तो ये कि बटन मॉडल बोलता है कि यहाँ पे अनलिमिटेड कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, जो एजवर्ड मॉडल उसको नकारता है, कहता है यहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है फर्म्स के पास। बटन मॉडल में प्राइस जो सेट होता है इक्वल टू MC सेट होता है। एजवर्ड मॉडल के बीच अंदर जो प्राइस जो है वो ऑसिलेट करता है, इट मीन्स कॉम्पिटिटिव प्राइस और मोनोपोली प्राइस के बीच में वो झूलता रहता है प्राइस। बटन मॉडल के अंदर एक सिंगल इक्विलिब्रियम पॉइंट था P = MC पे, जो एजवर्ड मॉडल के अंदर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे कोई सिंगल पॉइंट नहीं है इक्विलिब्रियम का, ये एजवर्ड मॉडल कहता है। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है इस मॉडल के रिगार्डिंग, ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस करते हैं इसका अजम्पशन। वही अजम्पशंस हैं, दो फर्म्स है, होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, आइडेंटिकल कॉस्ट स्ट्रक्चर है, इनमें दोनों फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0 है, लीनियर डिमांड कर्व है। कैप यहाँ पे एक चीज़ है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, ये अलग है बाकी मॉडल के अजम्पशन से। बाकी दो मॉडल्स हमने देखे कुंडो और बर्टन के, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी देखने को मिली थी, यहाँ पर यहाँ पे वो कैपेसिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। यहाँ पे प्राइस कंपटीशन है, इस केस में कंजक्शन वेरिएशन यहाँ पे 0 माना गया है। इस केस में भी कंजक्शन वेरिएशन इक्वल टू 0 माना गया है, जैसे कि बर्टन मॉडल में देखने को मिला था। अब मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक फर्म है, फर्म ए और फर्म बी, दो फर्म्स यहाँ पे, फर्म ए और फर्म बी। दोनों फर्म्स को पता है मार्केट डिमांड कर्व क्या है, वो जो कि है डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर का। सबसे पहले मार्केट के अंदर फर्म ए एंटर हुआ, उसने अपना मार्केट में उसका डिमांड कर्व था आपका DA डिमांड कर्व है फर्म ए के लिए, ये आपका डिमांड कर्व है DA फर्म ए के लिए।
उसने अपना P1 प्राइस सेट कर लिया मार्केट में, जो कि आपका मोनोपोली प्राइस है। ये मोनोपोली प्राइस आपका P1 है। मोनोपोली प्राइस P1 क्यों है? क्योंकि इस आपका डिमांड कर्व DA है, इसका MR जो होगा वो ये होगा, ये आपका MR हुआ। MR MC आपका 0 था, MC आपका ये हो गया। MR इक्वल टू MC, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस जो है वो PA निकल के आया। तो PA आपका P1 जो है यहाँ पे आपका हो गया मोनोपोली प्राइस हो गया। तो फर्म में एंटर हुआ मार्केट के अंदर, जो P1 उसने मोनोपोली प्राइस सेट कर लिया, वो आउटपुट सेल कर रहा है मार्केट में OE, इतना आउटपुट वो मार्केट में सेल कर रहा है। अब फर्म बी ने क्या किया? फर्म बी ने उसके प्राइस को अंडरकट किया। इट मीन्स फर्म ए का जो प्राइस P1 था, उसने उससे कम प्राइस सेट किया मार्केट के अंदर, P1 से नीचे उसने प्राइस सेट किया, ताकि फर्म ए के नए कुछ कंज्यूमर्स फर्म बी के पास चले जाए। जब फर्म बी ने अंडरकट किया फर्म ए के प्राइस को, तो सेम फिर फर्म बी ने उसको अंडरकट किया। फर्म ए ने अंडरकट किया फर्म बी के प्राइस को। अगेन फर्म ए ने प्राइस उससे थोड़ा फर्म बी का प्राइस कम सेट किया, और ये साइकिल चलता रहा जब तक फर्म का प्राइस P2 तक नहीं आ गया। P2 प्राइस के ऊपर फर्म की कैपेसिटी जो है वो फुल हो गई। हमने अजूम करके चले थे कि फर्म की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी फर्म की खत्म हो गई है इस पॉइंट पे, इस प्राइस पे जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो OC निकल के आ रहा है फर्म ए के लिए, और OD निकल के आ रहा है फर्म बी के लिए। तो इट मीन्स फर्म ए की कैपेसिटी इतनी है प्रोड्यूस करने की है, OC प्रोड्यूस करने की है मैक्सिमम, और उसकी OD प्रोड्यूस करने की है मैक्सिमम फर्म बी की। तो इनिशियली स्टार्ट हुआ आपका मोनोपोली प्राइस से। एक फर्म ए आया, उसने मोनोपोली प्राइस सेट कर लिया और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा फर्म मार्केट में एंटर हुआ, उसने फर्म ए के प्राइस को अंडरकट किया। इट मीन उसने उसके प्राइस से थोड़ा कम प्राइस सेट किया मार्केट में। ये प्रोसेस चलता रहा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वो पॉइंट ना आ जाए आउटपुट लेवल का, जो फर्म्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट है। मतलब जितना फर्म मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है उस लेवल तक प्राइस कटिंग चलती रहेगी। उस लेवल पे कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस आएगा वो आपका लोअर प्राइस लिमिट होगा। तो P2 आपका वो प्राइस लेवल है जिस पे फर्म्स का फुल कैपेसिटी निकल के आया, इससे ज़्यादा फर्म प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है, यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। तो OC ज़्यादा मैक्सिमम OC प्रोड्यूस कर सकती है फर्म ए, और OD मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है फर्म बी। तो यही फिर एट P2 फर्म, जब प्राइस P2 आ गया तो फर्म ने क्या किया? प्राइस अपना राइज करना स्टार्ट किया अगेन। फर्म ने सोचा कि मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ और प्रॉफिट कमाऊँ जिससे, तो फर्म ने प्राइस राइज करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से प्राइस फिर से राइज होगा। राइज होते होते वो उस पॉइंट तक जाएगा जो आपका मोनोपोली प्राइस है, वो है कि P1। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे दो प्राइस है, एक P1 ये आपका मोनोपोली प्राइस है, P2 अगर फुल कैपेसिटी प्राइस बोल लेते हैं इसको, या फिर परफेक्टली कंप्लीटेड प्राइस बोल लेते हैं। तो प्राइस आपका मार्केट के अंदर इसी दो के बीच झूल रहा है, कोई स्टेबल यहाँ पे पॉइंट प्राइस निकल के नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। तो इसी को बोलते हैं ऑसिलेशन ऑफ प्राइस बिटवीन कॉम्पिटिटिव प्राइस और मोनोपोली प्राइस। तो एफएम मॉडल के अंदर प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं होता, वो कॉम्पिटिटिव प्राइस और मोनोपोली प्राइस के बीच में वो झूलता रहता है। तो इसी को बोलते हैं ऑसिलेशन। ये प्रोसेस चलता रहता है, पहले अंडरकटिंग चलेगी, अंडरकटिंग तब तक चलेगी जब तक फर्म का फुल कैपेसिटी लेवल तक ना पहुंच जाए। तब फर्म का फुल कैपेसिटी लेवल आउटपुट तक पहुंच जाता है, फर्म का आउटपुट लेवल, तो उस पॉइंट तक फर्म प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद फर्म दोबारा प्राइस राइज करना स्टार्ट करेगा। ये राइजिंग का प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक फर्म का मोनोपोली प्राइस अटेन ना हो जाए, जो कि यहाँ पे P1 है। तो इसी को बोलते हैं प्राइस ऑसिलेशन। प्राइस डाउन होगा ड्यू टू अंडरकटिंग, एंड प्राइस अप होगा ड्यू टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, और ये चलता रहेगा। और इसकी वजह से प्राइस जो है झूलता रहेगा, आपका मोनोपोली प्राइस और कंपटीटिव प्राइस विदाउट अ फिक्स इक्विलिब्रियम। आपको यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था आपका एजवर्ड का डिओपोली मॉडल, जो ये कहता है कि यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता प्राइस के टर्म्स में, क्योंकि वो प्राइस का डिसीजन वेरिएबल उसका प्राइस होता है, कंजक्टिवेशन जीरो होता है, और प्राइस आपका मूव करता है बिटवीन मोनोपोली प्राइस और कंपटीटिव प्राइस के बीच में ड्यू टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। ये आपका था एजवर्ड का डिओपोली मॉडल। इसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता, मतलब सिंगल प्राइस देखने को नहीं मिलता, प्राइस आपका झूलता रहता है मोनोपोली प्राइस और परफेक्टली कंपटीटिव प्राइस के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी लिमिट है। कैपेसिटी लिमिट मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन की लिमिट है, एक हद तक फर्म प्रोड्यूस कर सकती है। अंडरकटिंग का इंसेंटिव है। अंडरकटिंग मतलब एक फर्म का जो प्राइस सेट किया उसे कम प्राइस सेट करने का इंसेंटिव है फर्म्स के पास, जिससे प्राइस कम देखने को मिलता है, कम ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलता है। और प्राइस आपका यहाँ पे देखने को मिलता है मोनोपोली प्राइस और प्रॉपर्टी कंपनी प्राइस के बीच में झूलता हुआ देखने को मिलता है। तो सिंगल प्राइस आपका एज इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के नहीं आता। नेक्स्ट आपका है चैम्बरलिन का मॉडल। चैम्बरलिन मॉडल दिया था 1933 में।
ये कहता है, चैम्बरलिन कहता है कि मार्केट के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिल सकता है अगर फर्म्स अपनी इंटरडिपेंडेंसी रिकॉग्नाइज कर ले और मोनोपोली की तरह वो ट्रीट करे, ऐड करे। चैम्बरलिन क्या बोल रहा है? चैम्बरलिन कह रहा है कि मार्केट के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सकता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट तब आ सकता है अगर फर्म्स जो है मार्केट के अंदर वो अपनी इंटरडिपेंडेंसी रिकॉग्नाइज कर ले, मतलब वो पहचान ले कि इसकी इंटरडिपेंडेंसी है मार्केट में दूसरे फर्म्स के ऊपर, और वो मोनोपोली की तरह वो ट्रीट करे। तो चैम्बरलिन मॉडल के अंदर चैम्बरलिन कह रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब होगा? जब इंटरडिपेंडेंसी रिकॉग्नाइज हो जाएगी फर्म्स के द्वारा और वो मोनोपोली की तरह वो ट्रेड करेगा। तो चैम्बरलिन मॉडल के अंदर भी डिसीजन वेरिएबल क्या होता है आपका? वो आपका होता है आउटपुट, जस्ट लाइक कुर्नो मॉडल। चैम्बरलिन मॉडल कुर्नो मॉडल से अलग कैसे है? कुर्नो मॉडल अज्यूम कर चलता है कि यहाँ पे कंजक्टिव वेरिएशन आपका जीरो है, मतलब एक फर्म का आउटपुट डिसीजन जो चेंज, एक फर्म का चेंज हो रहा है आउटपुट में, उसका रिस्पॉन्स है दूसरा फर्म अपना आउटपुट चेंज नहीं कर रहा, ये फर्म मान के अज्यूम कर चल रही है, जिसको बोलते हैं कंजक्टिव वेरिएशन इक्वल टू जीरो। इसी को हम नेव अजम्पशन भी बोलते हैं, नेव बिहेवियर भी बोलते हैं इसी को। जब एक फर्म ये अज्यूम कर चलती है कि भाई मेरे डिसीजन या मेरे कोई डिसीजन से दूसरे फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा, तब कहते हैं भी कंजक्टिव वेरिएशन इक्वल टू जीरो है। उसी को हम नेव बिहेवियर भी बोलते हैं, NAIVE। तो कुंडा मॉडल के अंदर कंजक्शन वेरिएशन इक्वल टू जीरो होता है। अज्यूम कर चलते हैं कि भैया एक फर्म चेंज कर रहा है अपना डिस आउटपुट, तो दूसरा फर्म उसको चेंज नहीं करेगा। वही दूसरे चैम्बरलिन मॉडल ये अज्यूम करके नहीं चलता। चैम्बरलिन मॉडल कहता है कि फर्म्स को अपनी इंटरडिपेंडेंसी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। इट मीन्स फर्म को पहचानना पड़ेगा कि अगर वो अपना आउटपुट चेंज कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरी फर्म्स भी अपना आउटपुट चेंज करेगी। इट मीन्स इस केस में आपका कंजक्शन वेरिएशन आपका ग्रेटर देन जीरो होता है चैम्बरलिन मॉडल के अंदर। मोनोपोली मॉडल के अंदर मोनोपोली कह रहा हूँ, ये कोनो मॉडल के अंदर कंजक्टिव वेरिएशन इक्वल टू जीरो आपको देखने को मिलता है, और चैम्बरलिन मॉडल में आपको कंजक्टिव वेरिएशन इक्वल ग्रेटर देन जीरो देखने को मिलता है। की अजम्पशंस वही सेम अजम्पशंस है पहले वाली कोनो मॉडल जैसे, बस यहाँ पे चेंज ये है कि कंजक्टिव वेरिएशन जो होता है आपके यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल आपका क्वांटिटी है, तो फर्म आई का कंजक्टिव वेरिएशन क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फर्म जे ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फर्म आई। और कंजक्टिव वेरिएशन फर्म जे का क्या हो गया? वो हो गया चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फर्म आई ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फर्म जे। इस केस में पॉजिटिव देखने को मिलता है, ग्रेटर देन जीरो देखने को मिलता है। ये आपके साथ चैम्बरलिन मॉडल का की अजम्पशंस और इसका ये डिफरेंट डिफरेंट कैसे है मोनोपोली मॉडल से और कुंडो मॉडल से, और ये मॉडल क्या क्या शो करता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जरा एक बार मॉडल की चर्चा कर लेते हैं। ये आपका मॉडल है, सेम दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। डिमांड कब पता है? डिमांड कब है फर्म का? मार्केट का डिमांड कब DQ है, ये रहा। सबसे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक फर्म है, फर्म ए, जो मार्केट में ऑपरेट कर रही है, वो मोनोपोली तरह ऑपरेट कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट एट प्राइस P1। मोनोपोली कहाँ प्रोड्यूस करता है? मोनोपोली प्रोड्यूस करता है MR इक्वल टू MC पे। यहाँ पे इस केस में MC जीरो है इस मॉडल के अंदर, तो MC आपका ये वाला हो गया सेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपका MC हो गया। ये फर्म का डिमांड कब है? इसका MR क्या होगा? इसका MR होगा ये MR जो होता है लीनियर डिमांड कर्व का, वो स्लोप उसका ट्वाइस होता है और उसके हाफ को कट करता है, तो MR इसका ये हो गया। MR इंटरसेक्ट MC एट क्वांटिटी Q1, तो OQ1 प्रोड्यूस कर रहा है फर्म ए एट प्राइस OP1। तो इनिशियली एक फर्म है मार्केट के अंदर जो मोनोपोली तरह ऐड कर रहा है, वो OQ1 प्रोड्यूस कर रहा है एट प्राइस OP1। इस आउटपुट प्राइस पे फर्म ए का जो प्रॉफिट है वो है OQ1 CP1। सब फर्म का प्रॉफिट हो गया ये एरिया फर्म ए का। अब दूसरे फर्म की एंट्री हो रही है फर्म बी की। फर्म बी एंटर करा तो फर्म बी अब क्या करेगा? फर्म बी देख रहा है कि फर्म ए जो ऑलरेडी मार्केट में है वो OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है OP1 प्राइस पे, और प्रॉफिट इसका ये है। फर्म बी के पास डिमांड, मार्केट डिमांड का कितना बच गया? इतना बच गया। CQ1 जो एरिया है, ये एरिया, ये मार्केट डिमांड का एरिया बच गया फर्म बी के लिए। तो फर्म बी के लिए मार्केट डिमांड का क्या बच गया? CQ बच गया। अब फर्म बी CQ पे ऑपरेट कर रहा है, ADC तक का मार्केट तो फर्म ए ने कैप्चर कर लिया।
सी क्यू तक का मार्केट अब फर्म बी के लिए बच गया, फर्म बी एंटर हुआ, फर्म बी प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे जहाँ पे सी क्यू का एम आर कब जो इंटरसेक्ट करेगा एम सी को, और फर्म बी प्रोड्यूस करेगा Q2, Q1 से Q2 अमाउंट आउटपुट से फर्म भी प्रोड्यूस करेगा एट प्राइस OP2। तो फर्म भी एंटर होने के बाद फर्म आउट मार्केट आउटपुट बढ़ गया Q1 से Q2 तक। अब मार्केट में प्राइस जो कम हो गया वो P1 से P2 कम हो गया। सिंस प्राइस कम हो गया, अब टोटल प्रॉफिट जो फर्म का वो इतना रह गया, जो कि है OQ2 FP2, इतना प्रॉफिट रह गया फर्म के लिए। इट मीन टोटल प्रॉफिट जो है वो कम हो गया एज कम्पेयर टू मोनोपोली। फर्म बी के एंट्री के बाद मार्केट में क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, OP1 से OP2 चला गया प्राइस, मार्केट आउटपुट बढ़ गया, Q1 से Q2 तक मार्केट आउटपुट बढ़ गया, और मार्केट में जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। अब जब फर्म बी की एंट्री से ये हो रहा है, तो फर्म ने जो फर्म्स मार्केट में है उसे रिकॉग्नाइज किया कि भाई हमारी इंटरडिपेंडेंसी तो है, फर्म ए और फर्म बी इंटरडिपेंडेंट तो है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद फर्म ने एडजस्टमेंट किया और बोला कि हम भाई वॉर नहीं करेंगे, आउटपुट वॉर नहीं करेंगे, हम दोनों मिलके एक मोनोपोली की तरह ट्रीट करेंगे, ऐड करेंगे। अब दोनों फर्म मिलके एक मोनोपोली की तरह ऐड कर रहा है, तो मोनोपोली की तरह वो ऐड कर रहा है, इट मीन्स आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है OQ1, प्राइस आपका है OP1 होगा, और इस फर्म का शेयर जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो चैम्बरलिन मॉडल ने क्या कहा था, चैम्बरलिन मॉडल ने बोला था कि मोनोपोली ड्यूपोली मॉडल के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम आ सकता है जब दोनों फर्म अपनी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी रिकॉग्नाइज कर ले और साथ ही साथ प्राइस अपना और ऐड करें मोनोपोली की तरह, तब जाके ड्यूपोली मॉडल के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिल सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम आपका क्या है, वो इक्विलिब्रियम है जस्ट लाइक अ मोनोपोली मार्केट। तो ये था आपका चैम्बरलिन का मॉडल। चैम्बरलिन मॉडल का आउटकम क्या निकल के आया, प्राइस आपका है मोनोपोली प्राइस, ईच फर्म का आउटपुट जो है वो हाफ है मोनोपोली का आउटपुट से, प्रॉफिट जा रहा है कुनो कंपटीटर से। डिफरेंस देख लेते हैं कुनो चैम्बरलिन मॉडल के बीच में। डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, दोनों का आउटपुट होता है। कुनो मॉडल में आउटपुट कंपटीशन देखने को मिलता है, चैम्बरलिन मॉडल में आउटपुट कंपटीशन देखने को मिलता है। कंजेक्चुअल वेरिएशन आपका इक्वल टू जीरो होता है, इस केस में इक्वल टू ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता है। प्राइस आउटकम यहाँ पे क्या, कुंडो मॉडल के में प्राइस जो है MC से बड़ा होता है, बट मोनोपोली प्राइस से कम देखने को मिलता है कुंडो का प्राइस। कुंडो के केस में प्राइस क्या होता है, प्राइस जो मोनोपोली का प्राइस है या आपका कुंडो का प्राइस है, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन प्राइस है। तो प्राइस जो लाई करता है कुंडो मॉडल केस में परफेक्टली कंपटीटिव प्राइस और मोनोपोली प्राइस के बीच में लाई करता है। चैम्बरलिन के केस में प्राइस जो है इक्वल टू होता है मोनोपोली प्राइस के बराबर। आउटपुट पर फर्म क्या होता है, हाफ होता है मार्केट डिमांड का, यहाँ पे हाफ होता है मोनोपोली आउटपुट का। सॉरी, कुंडो मॉडल में 1/3 होता है मार्केट डिमांड का, और चैम्बरलिन मॉडल में 1/2 होता है मोनोपोली आउटपुट का। टोटल आउटपुट यहाँ पे होता है लेस देन मोनोपोली आउटपुट, यहाँ पे इक्वल टू मोनोपोली आउटपुट देखने को मिलता है। प्रॉफिट यहाँ पे कम होता है एज कम्पेयर टू मोनोपोली आउटपुट, यहाँ पे हायर होता है प्रॉफिट। तो ये था आपका डिफरेंस कुंडो और चैम्बरलिन मॉडल में। चैम्बरलिन मॉडल बेसिकली ये कह रहा है कि फर्म स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है, ओलिगोपोली मार्केट स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है जब फर्म्स म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी एक्सेप्ट कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले, एंड साथ ही साथ हम मोनोपोली तरह ऐड करें, तब जाके ओलिगोपोली मार्केट के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम निकल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका है स्टैकलबर्ग डुओपोली मॉडल। स्टैकलबर्ग डुओपोली मॉडल 1934 में आया था, हेनरिक वॉन स्टैकलबर्ग ने मॉडल दिया था। यह मॉडल कुर्नो मॉडल से अलग किस प्रकार है वो देख लेते हैं। कुर्नो मॉडल अज्यूम कर चलता है कि दोनों फर्म्स अपना आउटपुट डिसाइड कर रही है साइमल्टेनियसली, मतलब एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों फर्म्स अपना आउटपुट डिसीजन ले रही है। बस स्टैकलबर्ग मॉडल ये कहता है कि भाई यहाँ पे दो फर्म्स है, फर्म ए और फर्म बी, दोनों में से एक फर्म लीडर फर्म होगा, दूसरा फर्म आपका फॉलोअर फर्म होगा। लीडर फर्म जो होगा पहले अपना वो आउटपुट डिसाइड करेगा, उसके बाद अपना फॉलोअर फर्म जो होगा वो अपना आउटपुट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो सीक्वेंशली देखा जाता है, मतलब सीक्वेंस में देखा जाता है। पहले आपका आउटपुट डिसाइड करता है लीडर फर्म कि लीडर फर्म को कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसको देख के फॉलोअर फर्म अपना आउटपुट डिसाइड करता है। तो कुंडो मॉडल के अंदर जो आउटपुट डिसीजन था बाय फर्म्स वो साइमल्टेनियस था, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों फर्म्स अपना आउटपुट डिसीजन ले रही है। बट स्टैकलबर्ग मॉडल के अंदर आपका आउटपुट डिसीजन क्या है, वो सीक्वेंसली है। इट मीन्स फर्स्ट आपका आउटपुट डिसीजन लेगा लीडर फर्म, उसके बाद उसको देख के फॉलोअर फर्म अपना आउटपुट डिसीजन लेगा। स्टैकलबर्ग मॉडल के अंदर लीडर फर्म
वो फर्म्स होती है, उस फर्म को लीडर फर्म बोला जाएगा जो जिसका बिहेवियर सोफिस्टिकेटेड होता है। इट मीन्स सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर का मतलब यूँ ये हुआ कि जिस फर्म को पता है कि मेरे अगर डिसीजन लेने से मेरा राइवल फर्म में या दूसरा फर्म में डिसीजन में चेंज करेगा अपने, या फिर जो फर्म को पता है कि उसकी इंटरडिपेंडेंसी है दूसरे फर्म के ऊपर, उस फर्म को लीडर फर्म बोला जाएगा। तो लीडर फर्म होता है, सेकंड फर्म वो फर्म होता है जिसको पता है कि वो डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है दूसरे फर्म्स के ऊपर, उसके डिसीजन दूसरे फर्म के डिसीजन में चेंज ला सकता है, जिसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर। इट मीन लीडर फर्म के केस में कंजक्टिव वेरिएशन क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो हुआ। लीडर फर्म ये जानता है कि अगर मैं अपना क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ तो उसके रिस्पॉन्स पे दूसरा फर्म जो है राइवल फर्म है वो भी अपनी क्वांटिटी चेंज करेगा। कंजक्टिव वेरिएशन ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे पॉजिटिव है लीडर फर्म्स के लिए, उसका बिहेवियर को बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर। वह दूसरी तरफ फॉलोअर फॉर्म जो होता है, फॉलोअर फॉर्म वो फॉर्म होगा जिसका बिहेवियर नहीं होगा। इट मीन्स वो ये मान के नहीं चल रहा कि फॉलोअर फॉर्म की मेरे आउटपुट डिसीजंस का इम्पैक्ट दूसरे फॉर्म के ऊपर भी होगा। तो फॉलोअर फॉर्म का डिसीजन कैसा है, नेव है। लीडर फॉर्म का डिसीजन कैसा, सोफिस्टिकेटेड है। इट मीन्स वो अज्यूम कर रहा है कि मेरा डिसीजन दूसरे फॉर्म को इम्पैक्ट करेगा। फॉलोअर फॉर्म वो फॉर्म है जिसका डिसीजन नेव है, जिसका बिहेवियर नेव बिहेवियर है। वो ये अज्यूम नहीं कर रहा कि मेरा डिसीजन जो है चेंज इन डिसीजन जो है वो दूसरे फॉर्म को डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। तो फॉलोअर फॉर्म के लिए जो आपका कंजक्टिव वेरिएशन होता है इक्वल टू जीरो होता है। वो ये मान के नहीं चलता कि भैया मेरे डिसीजन चेंज करने से दूसरे फॉर्म के डिसीजन में कुछ चेंज आएगा, वो उसको कांस्टेंट मान के चलता है दूसरे फॉर्म के डिसीजन को भी। वह दूसरा लीडर फॉर्म आपका ये मान के चलता है कि भाई मैं जो डिसीजन लूंगा उसका इम्पैक्ट दूसरे फॉर्म के डिसीजन में पड़ेगा, वो अपना रिस्पॉन्स रिएक्ट करेगा दूसरा फॉर्म। लीडर फॉर्म ये मान के चलता है। तो एक चीज़ आपसे हमको ये देखने मिली, CV ग्रेटर देन जीरो का मतलब है फर्म का बिहेवियर जो सोफिस्टिकेटेड है। CV इक्वल टू जीरो मतलब है कि फर्म का बिहेवियर है नेव है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस मॉडल का हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज मॉडल भी बोलते हैं। मॉडल की अजम्पशंस, पहला है डिसीजन वेरिएबल क्वांटिटी में वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है। सीक्वेंशली डिसीजन मेकिंग, पहले एक फर्म डिसीजन लेगा, पहले एक फर्म आउटपुट डिसाइड करेगा, उसको दूसरा फर्म फॉलो करेगा। ऑब्जर्वेबल एक्शन, यहाँ पे फॉलोअर फर्म को पता है कि उसका लीडर फर्म क्या आउटपुट डिसाइड कर रहा है। वन स्टेज गेम, इट मीन्स यहाँ पे दोनों फर्म अपना आउटपुट एक एक बार ही सेट करेगी। रैशनैलिटी, दोनों फर्म्स का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। लीडर्स एडवांटेज, जैसे मैंने आपको बताया कि लीडर्स यहाँ पे आपका सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर रखता है। इट मीन्स उसका कंजक्टिव वेरिएशन ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। तो वो जो भी डिसीजन ले रहा है वो उस बात को ध्यान रखकर डिसीजन ले रहा है कि भाई मेरे डिसीजन लेने से दूसरा फर्म भी रिएक्ट करेगा, इस बात को रख के वो डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पे लीडर का एडवांटेज है इस पॉइंट पे। लीडर का कंजक्टिव वेरिएशन यहाँ पे क्या ग्रेटर देन जीरो है, फॉलोअर का कंजक्टिव वेरिएशन क्या यहाँ पे इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे क्या था, क्वांटिटी था। तो ये था आपके अजम्पशंस। स्टैकरबर्ट मॉडल, स्टैकरबर्ट मॉडल के अंदर दो टर्म्स है, एक तो रिएक्शन कर्व, एक आइसो प्रॉफिट कर्व, जिसका यूज करके ग्राफिकली इसका इक्विलिब्रियम निकाला गया है। पहले समझते हैं रिएक्शन कर्व का मतलब क्या है। रिएक्शन कर्व को हम बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन बोलते हैं, जो शो करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट चॉइस ऑफ वन फर्म एज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट चूजन बाय राइवल फर्म। रिएक्शन कर्व का मतलब हुआ रिएक्शन कर्व ऑफ अ फर्म इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ राइवल फर्म्स। इट शोज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल आउटपुट, ये शो करता है फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज लेवल ऑफ आउटपुट एज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ इट्स राइवल फर्म। ये आप हो गया रिएक्शन कर्व का डेफिनेशन। आइसो प्रॉफिट कर्व ये इंडिकेट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ टू फर्म्स, लेट्स से आउटपुट ऑफ फर्म ए एंड आउटपुट फर्म बी, दैट वुड यील्ड द सेम प्रॉफिट। तो आइसो प्रॉफिट कर्व शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों फर्म्स का आउटपुट का कॉम्बिनेशन जो एक सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट वो किसी एक फर्म को दे। तो स्टैकरबर्ग मॉडल के अकॉर्डिंग ग्राफिकली इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे देखा जाता है जहां पे फॉलोअर फॉर्म का रिएक्शन कर्व
जहाँ पे फॉलोअर फॉर्म का रिएक्शन कर्व टेंजेंट हो जाता है लीडर फॉर्म के आइसोप्रोफिट कर्व से। तो ग्राफिकली इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होता है, जिस पॉइंट पे रिएक्शन कर्व होता है फॉलोअर फॉर्म का, वो लीडर फॉर्म के प्रॉफिट आइसोप्रोफिट कर्व के टेंजेंट हो जाता है। इस ग्राफ पे ध्यान से देखिएगा। लेट्स से कि ये मेरा फॉर्म ए लीडर फॉर्म है, ए मेरा लीडर फॉर्म है, बी मेरा फॉलोअर फॉर्म है। ये मेरे ए का आइसोप्रोफिट कर्व है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा ए का आइसोप्रोफिट कर्व था। ये जो लाइन आ रही है ये आपकी लाइन है फॉलोअर फॉर्म का रिएक्शन कर्व है, फॉर्म बी का रिएक्शन कर्व। फॉर्म बी का रिएक्शन कर्व टेंजेंट हो रहा है फॉर्म ए या लीडर फॉर्म के आइसोप्रोफिट कर्व से को एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है फॉर्म ए का वो एक्स ए है, और प्रॉफिट आउटपुट जो है फॉर्म बी का वो एक्स बी है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या निकल के आया, इस केस में एक्स ए निकल के आया और बी का निकल के आया एक्स बी निकल के आया, जो कि एट ए टेंजेंट पॉइंट ऑफ फॉलोअर फॉर्म रिएक्शन कर्व एंड आइसोप्रोफिट कर्व ऑफ लीडर फॉर्म पॉइंट ए। और जिस पॉइंट पे दोनों फॉर्म्स का रिएक्शन कर्व इंटरसेक्ट हो जाता है वो पॉइंट आपका कॉर्नोट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कर्व मेथड, कुर्नो का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिएक्शन कर्व्स ऑफ ईच फर्म, बोथ फर्म्स। एंड स्टैकलबर्ग का इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आता है एट द टेंडेंसी पॉइंट ऑफ फॉलोअर फॉर्म रिएक्शन कर्व एंड लीडर फॉर्म आइसोप्रोफिट कर्व। सिंस यहाँ पे आपका फर्म ए लीडर था, फर्म बी आपका फॉलोअर है, तो फर्म ए का आइसोप्रोफिट कर्व जो है उसको फर्म बी का रिएक्शन कर्व टेंजेंट कर रहा है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए आपका आउटपुट निकल के आया फर्म ए का और फर्म बी का आउटपुट निकल के आया एक्स बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज कंपेयर टू कुर्नो मॉडल, कुर्नो मॉडल का आउटपुट जो है वो ये है। कुर्नो मॉडल के अकॉर्डिंग जो फर्म ए का आउटपुट है वो है एक्स सी ए और फर्म बी का आउटपुट है वो एक्स सी बी है। और स्टैकलबर्ग में जो आउटपुट है वो फर्म ए का एक्स ए है और फर्म बी का एक्स बी है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैकलबर्ग मॉडल के अंदर जो लीडर फर्म है जो कि यहाँ पे फर्म ए है उसका आउटपुट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कुर्नो मॉडल आउटपुट, और फर्म बी का स्टैकलबर्ग मॉडल के अंदर जो आपका फॉलोअर फर्म है उसका आउटपुट कम है एज कम्पेयर टू कुंडो मॉडल्स आउटपुट। तो यहाँ पे देख सकते हैं लीडर फॉर्म को यहाँ पे फायदा हो रहा है एज कम्पेयर टू कुंडो मॉडल, और फॉलोअर फॉर्म को यहाँ पे नुकसान हो रहा है आउटपुट के मामले में। तो लीडर फॉर्म को यहाँ पे फायदा हुआ क्योंकि लीडर फॉर्म यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर रखता है, इट मीन्स ऑफ कंजर्वेशन ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। वो अजूम का चल रहा है कि भैया मेरे आउटपुट चेंज करने से दूसरा फॉर्म रिएक्ट करेगा, तो उसको उसने एंटिसिपेट किया, उस अकॉर्डिंग उसने अपने डिसीजंस लिए। मैं दूसरा फॉलोअर फॉर्म जो है वो ये मान के नहीं चल रहा कि भाई मेरा आउटपुट चेंज करने से दूसरा फॉर्म का आउटपुट को चेंज आएगा, इस वजह से फॉलोअर फॉर्म है और इस वजह से उसका आउटपुट यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो ये था आपका स्टैकलबर्ग का ड्यूओपोली मॉडल ग्राफिकल मेथड, जहाँ पे रिएक्शन कर्व और हमने आइसोप्रोफिट कर्व की बात की, और हमने ये भी देखा कि रिएक्शन कर्व दोनों फॉर्म का रिएक्शन कर्व इंटरसेक्ट करेगा तो वो आपको कुंडो ड्यूओपोली मॉडल का इक्विलिब्रियम पॉइंट देगा। डिफरेंस देख लेते हैं क्विकली क्या कुंडो और स्टैकलबर्ग मॉडल में। कुंडो मॉडल में टाइमिंग जो है साइमल्टेनियस देखा जाता है डिसीजन मेकिंग, मतलब एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों फॉर्म अपना आउटपुट रिगार्डिंग डिसीजन ले रहे हैं। वह स्टैकलबर्ग में सिक्वेंशियल है, इट मीन्स पहले लीडर फॉर्म अपना डिसीजन लेगा आउटपुट का, देन उसको फॉलो करेगा नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पॉइंट टाइम पे फॉलोअर फॉर्म। इस केस में आउटपुट जो होता है कुंडो मॉडल में अंदर वो दोनों सेम होता है, इक्वल होता है दोनों फॉर्म्स का, इट वन थर्ड ऑफ मार्केट आउटपुट। स्टैकलबर्ग में लीडर फॉर्म का आउटपुट होता है फॉलोअर फॉर्म से ज़्यादा होता है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा। टोटल इंडस्ट्री आउटपुट कम होती है, और दोनों में कंपैरिजन करें तो कुंडो का मॉडल में आउटपुट टोटल आउटपुट कम है एज कम्पेयर टू स्टैकलबर्ग। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इक्वल होता है सिंस आउटपुट आपका सेम है। स्टैकलबर्ग कुंडो मॉडल में आउटपुट सेम है, वन थर्ड ऑफ टोटल आउटपुट, तो उसमें प्रॉफिट भी इक्वल होता है। स्टैकलबर्ग में प्रॉफिट होता है लीडर फॉर्म का ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है फॉलोअर फॉर्म्स के प्रॉफिट से। यहाँ पे कोई मार्केट एडवांटेज नहीं है कुंडो मॉडल में किसी फर्म्स के पास। स्टैकलबर्ग में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, लीडर फर्म के पास एडवांटेज है, लीडर फर्म का एडवांटेज है कि फर्स्ट अपना डिसीजन ले रहा है, उसके बाद उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा निकल कर आ रहा है एज कम्पेयर टू फॉलोअर फर्म। कंजेक्चुअल वेरिएशन यहाँ पे जीरो होता है दोनों फर्म्स के लिए कुंडो मॉडल में, बट स्टैकलबर्ग में लीडर्स के लिए कंजेक्चुअल वेरिएशन ग्रेटर जीरो होता है, फॉलोअर्स के लिए इक्वल टू जीरो होता है। अब हम बात करते हैं स्टैकलबर्ग डिसइक्विलिब्रियम की। स्टैकलबर्ग मॉडल में डिसइक्विलिब्रियम कब आएगा? हमने इक्विलिब्रियम में देख लिया इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब एक फॉर्म लीडर होगा दूसरा फॉर्म फॉलोअर होगा, उस केस में आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा स्टैकलबर्ग मॉडल के अंदर। बट डिसइक्विलिब्रियम किस केस में आएगा वो देख लेते हैं।
अज्यूम करें दो फर्म्स है ए और बी, फर्म ए लीडर है, फर्म बी फॉलोवर है, एक लीडर है दूसरा फॉलोवर है, तो आपका इक्विलिब्रियम आएगा जो हमने देखा। अगर रिवर्स होता है रोल, फर्म में फॉलोवर बन जाए फर्म भी लीडर बन जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक लीडर है एक फॉलोवर है तब भी इक्विलिब्रियम आएगा। अगर दोनों फर्म फॉलोअर्स होते हैं, कोई भी ऐसा फर्म नहीं जो लीड करना चाहता है, कोई भी फर्म में लीडर नहीं है, इस केस में जिस इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा जब तक या तो दोनों फर्म साइमल्टेनियसली रिएक्ट ना करें, मतलब एक साथ डिसीजन ले आउटपुट के रिगार्डिंग, या फिर दोनों में से कोई एक फर्म लीडर बन जाए। जब दोनों फर्म फॉलोअर्स होंगे उस केस में आपका डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा स्टेकलर मॉडल के अंदर। वो डिसइक्विलिब्रियम तब जाके हटेगा या तो दो चीजें हो, या तो दोनों फर्म कुनो मॉडल की तरह बिहेव करे, मतलब साइमल्टेनियसली डिसीजन ले एक ही टाइम पीरियड में, या फिर दोनों में से कोई एक फर्म लीडर की तरह ट्रीट करे तब जाके वो डिसइक्विलिब्रियम हट जाएगा। अदरवाइज दोनों फर्म आपके फॉलोअर्स आएंगे तो उस केस में आपको डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। और दोनों फर्म्स अगर लीडर फर्म्स है तो उस केस में, और दोनों फर्म लीड करना चाहते हैं तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, प्राइस वॉर, इकोनॉमिक वॉर देखने को मिलेगी। तो इस केस में भी डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो दोनों फर्म आपका लीडर है तब भी डिसइक्विलिब्रियम है। ये तब तक देखने को मिलेगा या तो दोनों फर्म्स एक साथ आ जाए, मिल जाए, कार्टेल बना ले, कोलूट कर ले, या फिर एक फर्म मार्केट छोड़ चली जाए। अदरवाइज इस केस में भी डिसइक्विलिब्रियम रहेगा। आई एम रिपीटिंग, जब दोनों फर्म्स लीडर की तरह ट्रीट करेंगे तो इस केस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और डिसइक्विलिब्रियम रहेगा स्टेकलर मॉडल के अंदर। ये तभी डिसइक्विलिब्रियम हटेगा या तो दोनों फर्म एक साथ मिल जाए, कोलूट कर ले, कोलिजन बना ले, या दोनों फर्म में से एक फर्म छोड़ चली जाए मार्केट में, तब जाके डिसइक्विलिब्रियम हटेगा। तो ये था आपका स्टेकलर का डिओपोली मॉडल। अब हम बात करते हैं आज की क्लास लास्ट मॉडल, दैट इज किंग डिमांड मॉडल, जिसको स्वीजी ने दिया था। ये मॉडल या किंग डिमांड कर्व जो है उसको यूज किया जाता है प्राइस रिजिडिटी को, स्टिकीनेस को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हमने क्लास के स्टार्टिंग में जब हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो रिजिड रहता है, मतलब वो आसानी से चेंज नहीं करते फर्म्स में प्राइस। वो क्यों नहीं करते वो हम अभी देखेंगे इस मॉडल के थ्रू। ये मॉडल फर्स्ट डिस्कस किया था हॉल एंड हिच 1939 में, देन उसको बाद में डेवलप किया उसको पॉल स्वीजी ने 1939 में। ये मॉडल शो करता है कि क्यों फर्म्स हेजिटेट करते हैं प्राइस चेंज करने से। जब एक बार मार्केट में प्राइस स्टैब्लिश हो जाए तो दूसरे बार तो उस केस में फिर प्राइस चेंज करने से फर्म्स क्यों हेजिटेट करते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। बिहेवियरल अजम्पशन, ये मॉडल अज्यूम करके चलता है कि फर्म्स का जो बिहेवियर है वो असिमेट्रिक है। इट मीन्स इस मॉडल के अनुसार फर्म्स जो है अगर प्राइस कट कर रहा है कोई फर्म तो उसके रिस्पॉन्स में वो अपना प्राइस कट करेगा, मतलब राइवल फर्म प्राइस कट को फॉलो करेगा। बट अगर कोई फर्म प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में राइवल फर्म प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा, इट मीन राइवल फर्म इसको फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे असिमेट्रिकल रिएक्शन देखने को मिलता है फर्म्स के द्वारा। जब प्राइस कट हो रहा है तो फर्म फॉलो कर रहा है, अगर एक फर्म प्राइस कट कर रहा है तो दूसरे फर्म से इसको देख के प्राइस कट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। वही जब वही फर्म प्राइस बढ़ा रहा है तो दूसरे फर्म उसको फॉलो नहीं कर रहे, इसे बोलते हैं असिमेट्रिक रिएक्शन बाय फर्म्स, राइवल फर्म्स। तो ये आपका बिहेवियरल अजम्पशन है। बिहेवियरल अजम्पशन क्या है कि प्राइस कट को फॉलो करेगा, फर्म्स फॉलो करेंगे, और प्राइस इंक्रीज को फर्म्स फॉलो नहीं करेंगे। राइवल फर्म्स फर्म प्राइस इंक्रीज फॉलो नहीं करेंगे, राइवल फर्म्स सिर्फ प्राइस कट को फॉलो करेंगे। ये आपका अजम्पशन है, बिहेवियरल अजम्पशन इस मॉडल के अंदर। इस मॉडल के अंदर फर्म का डिमांड कब होता है वो किंग होता है। किंग मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड कर्व का स्लोप है वो चेंज होता है। इट मीन्स आपको दो पोर्शन दिखते हैं डिमांड कर्व के कुछ इस तरह, जैसे ये आपका किंग है, इस पॉइंट पर स्लोप चेंज हो गया, एक अपर पोर्शन डिमांड कर्व का, एक लोअर पोर्शन डिमांड कर्व का। किंग का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड कर्व का स्लोप चेंज हो जाता है, दो हिस्सा बनते हैं, एक अपर हिस्सा बनता है, एक लोअर हिस्सा बनता है। तो सेम इस मॉडल के अंदर भी फर्म जो डिमांड कर्व फेस करती है वो किंग तो होती है। किंग किस पॉइंट पर होती है? वो होती है मार्केट के प्राइस के ऊपर। मार्केट में प्राइस सेट है, उस प्राइस पे डिमांड कर्व होता है जो फर्म फेस कर रही है वो किंग होती है। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, फर्म जो डिमांड को फेस कर रही है उसका ग्राफ है। मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो पीस चल रहा है अभी गुड का, इस पी प्राइस पे डिमांड कर्व जो है किंग है। आप देख सकते हैं जो डिमांड का फर्म फेस कर रही है वो है DED, ये डिमांड का फर्म फेस कर रही है। प्राइस पी पे या फिर पॉइंट ई पे किंग है, दो हिस्से बन के डिमांड कर्व के, एक अबव प्राइस पी हिस्सा है उसको हम DE बोल रहे हैं। DE सेगमेंट डिमांड कर्व का जो है आपका इलास्टिक है, फर्म
प्राइस पी के नीचे वाला हिस्सा जो है, जो डी सेगमेंट है, बड़ा डी, कैपिटल डी, लोअर सेगमेंट, वो आपका इन इलास्टिक है। अब देखो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि मार्केट प्राइस पी है, उस पर किंक है डिमांड कर्व पे, मतलब स्लोप चेंज हुआ डिमांड कर्व पे, तो फर्म फेस कर रही है। प्राइस के नीचे वाला हिस्सा जो है डिमांड कर्व का वो इन इलास्टिक है, प्राइस का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इलास्टिक है। अब ऐसा क्यों, नीचे वाला हिस्सा इलास्टिक क्यों, ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक क्यों? जैसे को पता है इस मॉडल में अजम्पशन है, बिहेवियर अजम्पशन ये है कि प्राइस कट को राइवल फर्म्स फॉलो करेगी। अगर एक फर्म प्राइस कट कर रहा है तो दूसरे फर्म्स भी उसको देखकर अपने प्राइस कट करेगी। वही दूसरी तरफ अगर सेम फर्म प्राइस अपना इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे फर्म उसको अपना प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी, उसको फॉलो नहीं करेगी। तो सेम अजम्पशन के आधार पर आपका डिमांड कर्व जो दो हिस्सों में बटा, उसकी इलास्टिसिटी अलग अलग है। लोअर सेगमेंट की इलास्टिसिटी आपकी इनइलास्टिक है। इट मीन्स अगर ये फर्म अपना प्राइस पी से कम करता है तो बाकी फर्म्स भी अपना प्राइस कट करेगी। सिंस प्राइस कट को फॉलो किया गया बाकी फर्म्स को द्वारा, सभी फर्म्स ने अपना प्राइस कट किया, तो फर्म ये इनिशियली जो फर्म ने प्राइस कट किया था, हम इसको फर्म ए मांग चलते हैं। लेट्स से फर्म ए है, फर्म ए डिमांड का फेस कर रही है, उसका किंग है पॉइंट ई पर, मार्केट प्राइस पी है। अब फर्म ने सोचा कि फर्म ए ने सोचा मैं प्राइस कम करता हूँ, फर्म ए ने प्राइस कम किया अपना, मार्केट प्राइस पी था उसे कम प्राइस किया, प्राइस कट किया, तो बाकी फर्म से प्राइस फॉलो किया, बाकी राइवल फर्म से भी वो देखा कि फर्म ए ने प्राइस कम किया तो उन्होंने अपना प्राइस कम कर लिया। सिंस बाकी फर्म से प्राइस कम कर लिया तो फर्म ए का जो डिमांड में चेंज आएगा प्राइस कम करने से वो कम होगा, क्योंकि बाकी फर्म से प्राइस चेंज कर लिया। इस वजह से प्राइस कम करने के बाद या जो मार्केट प्राइस पी है उससे नीचा हिस्सा जो है डिमांड कर्व का, उससे कम प्राइस पे जो हिस्सा है डिमांड कर्व का वो इनलास्टिक है, क्योंकि प्राइस कम अगर फर्म ए करेगा तो उसका देखे देखिए दूसरी फर्म से प्राइस चेंज करेंगे। इस वजह से प्राइस ए के फर्म ए के प्राइस कम करने से जो डिमांड में फर्म ए की डिमांड में चेंज आएगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी वो चाहता था, क्योंकि बाकी फर्म से भी प्राइस अपनी चेंज कम कर ली। इस वजह से प्रिवेलिंग करंट मार्केट प्राइस के नीचे वाला हिस्सा डिमांड करता है वो इनइलास्टिक है। वही दूसरी तरफ अगर फर्म में प्राइस बढ़ा लेता है, फर्म में प्राइस बढ़ाएगा तो बाकी फर्म उसको फॉलो नहीं करेगी, बाकी फर्म अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगी, अब फर्म ए का प्राइस बढ़ाने से उसकी डिमांड में गिरावट आएगी। सिंस बाकी फर्म से प्राइस अपनी चेंज नहीं की तो उसकी फर्म ए की जो डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा कि बाकी फर्म से अपनी प्राइस चेंज नहीं की, वो पी पे ही है। इस वजह से वो हिस्सा जो है हिस्सा है वो इलास्टिक है, वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है प्राइस के चेंज के रिस्पॉन्स में, और नीचे वाले हिस्से में कम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है क्योंकि बाकी फर्म से अपना प्राइस चेंज कर लिया, प्राइस कट को फॉलो किया। तो इस वजह से दो हिस्से बनते हैं डिमांड कर्व के, एक लोअर हिस्सा जो इलास्टिक होता है क्योंकि प्राइस कट को फॉलो करता है राइवल फर्म, एक अपर हिस्सा जो इलास्टिक होता है जिसमें प्राइस राइज को फॉलो राइवल फर्म नहीं करता। तो ये दो हिस्से बनते डिमांड कर्व के, और किंक है वो किंक आपका आएगा उस पॉइंट पे जो मार्केट का प्राइस होगा। सिंस आपका डिमांड कर्व किंक है तो आपका एम्बर कर्व होगा डिसकंटिन्यू होगा एट द पॉइंट ऑफ किंक। जिस पॉइंट पे आपका किंक है, डिमांड कर्व का स्लोप चेंज हो रहा है, उस पॉइंट पे आपका एमआर कर्व डिसकंटिन्यू होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एमआर कर्व है, डी ए तक एमआर कर्व गया, उसके बाद डिसकंटिन्यू रहा है, गैप है यहाँ पे, फिर बी से स्टार्ट हुआ एमआर कर्व, ये आपका डिसकंटिन्यूस डिमांड कर्व एमआर कर्व कहलाता है। डिसकंटिन्यूस किस पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे आपका किंक है या जिस पॉइंट पे आपका स्लोप चेंज हुआ डिमांड कर्व का। अब बात ये उठी कि ये किंक की जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, ये लेंथ ज़्यादा होगी कम होगी किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इलास्टिसिटी डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व दो पोर्शन है, अपर लोअर, दोनों पोर्शन के डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी के बीच में जितना ज़्यादा जो डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड कर देगा आपकी लेंथ डिसकंटिन्यूस की। ये डिसकंटिन्यूस जो हो रहा है एमआर कर्व का उसकी लेंथ डिपेंड करती है इलास्टिसिटी डिफरेंस बिटवीन अपर लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। अगर डिफरेंस ज़्यादा है, अपर लोअर पोर्शन डिमांड कर्व के इलास्टिसिटी में डिफरेंस ज़्यादा है तो लेंथ भी ज़्यादा होगी डिसकंटिन्यूस पोर्शन की, अगर कम है तो उसकी लेंथ भी कम होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस ग्राफ में दो पार्ट है एमआर के, पहला फ्रॉम पॉइंट डी टू ए, ये एक पार्ट है, दूसरा पॉइंट फिर आपने डिसकंटिन्यूस देखा यहाँ पे किंग पे, फिर पॉइंट बी से आपका एमआर कर्व निकल के आया, तो यहाँ पर दो पार्ट है। डिसकंटिन्यूटी का मीन्स क्या है, ये कहता है कि अगर एमसी में कुछ चेंज आ भी रहा है माइनर सा तो उससे इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट में कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो यही आपका प्राइस रिलेटिविटी एक्सप्लेन करता है। फर्म मैक्सिमाइज करता है अपना प्रॉफिट जहाँ पे किंक होता है, किंक पे आपका प्राइस जो है वो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, इस प्राइस पे फर्म ऑपरेट कर रहा है, इस प्राइस पे ही फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। इसी प्राइस पे एम्बर कर्व में
डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है क्योंकि इस पॉइंट पे आपका किंग था। अगर एमसी जो है इस पॉइंट पे, पॉइंट ए और पॉइंट ए पे एमसी आ गया, मतलब फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। फर्म बी पे पॉइंट आ गया, एमसी आ गया, तो फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। अगर इस डिसकंटिन्यूअस पोर्शन के बीच में एमसी लाइक करेगा, एमसी फ्लक्चुएट करेगा, तो उससे प्राइस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा और आउटपुट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे प्राइस जो है वो स्टिकी रहेगा, प्राइस रिजिड रहेगा फर्म के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस जो है रिजिड है या स्टिकीनेस है एट करंट प्राइस पे। क्यों? क्योंकि प्राइस कट को फॉलो करता है रेबल फर्म, प्राइस राइज को फॉलो, प्राइस राइज को फॉलो रेबल फर्म फॉलो नहीं करता। इस वजह से दो हिस्से बन गए। किंग आया डिमांड कर्व पे, डिमांड कर्व पे किंग आने से आपका डिसकंटिन्यूस पोर्शन बना एमआर कर्व का। डिसकंटिन्यूस पोर्शन के बीच में अगर आपका एमसी रहेगा तो आपका फर्म का प्राइस चेंज नहीं होगा। तो ये था आपका कारण प्राइस रिजिडिटी का। ये मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है? ये मॉडल बताता है कि प्राइस स्टेबल क्यों रहता है कॉस्ट के चेंज या डिमांड में चेंज होने के बावजूद भी। किंग डिमांड का मॉडल जो है स्विजी का, वो एक्सप्लेन करता है कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबल रहता है, इवन दो कि कॉस्ट में चेंज आ रहा है या डिमांड में चेंज आ रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्राइस स्टेबल देखने को मिलता है। कारण वही है कि बिहेवियरल अजम्पशन हमसे लिया है कि प्राइस कट को फॉलो कर रहा है रेवल फॉर्म और प्राइस राइज को फॉलो नहीं कर रहा। इस वजह से यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी देखने को मिलती है डिस्पाइट कॉस्ट और डिमांड चेंजेस। ये इस मॉडल की स्ट्रेंथ है। इस मॉडल की क्रिटिज्म क्या है, इस मॉडल में खामियां क्या है? पहला ये कि इस मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया कि किंग किस पॉइंट पे आएगा या प्रिवेलिंग प्राइस जो है मार्केट प्राइस वो कैसे डिटरमाइन होगी, उसने वो उसकी बात नहीं की। इस मॉडल ने बोला कि जो मार्केट प्राइस है उस पर किंग आ जाएगा। मान लो ये मार्केट प्राइस है, इस पे किंग आ गया। मान लो मार्केट प्राइस से कम है तो इस पे किंग आ गया, इस पॉइंट पे किंग आ गया। तो इस मॉडल ने बात नहीं की कि भाई ये मार्केट प्राइस डिटरमाइन कैसे हो रहा है, ये कैसे सेट हो रहा है। और सर ये भी बात नहीं की कि भाई हाइट क्या रही किंग की, वही बात हो रही है कि ये प्राइस पी कहाँ से आ रहा है। ये प्राइस पी की डिटरमाइनेशन की बात कर ही नहीं रहा, ये बोल रहा है सिर्फ कि प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट रहता है मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली मार्केट में, उसने उसकी बात की है। उसने प्राइस सेट करने की या प्राइस पी प्राइस कैसे डिटरमाइन हुआ उसने उसकी बात नहीं की। तो ये मॉडल सिर्फ एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी, ये फुल प्राइस डिटर्मिनेशन की बात नहीं करता। तो ये मॉडल क्या सीए बताता है कि प्राइस स्टिकीनेस क्यों रहता है, प्राइस स्टिकी या प्राइस रिजिड क्यों रहता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, ये प्राइस लेवल डिटर्मिनेशन की बात नहीं करता। एग्जाम्पल तौर पे जियो एयरटेल वोडाफोन ओलिगोपोली मार्केट है टेलीकॉम सेक्टर में। जियो अपनी प्राइसेस कम करता है तो एयरटेल और वोडाफोन भी अपने प्राइस कम करेंगे, जियो का ज़्यादा गेन नहीं होगा। जियो अपना प्राइस बढ़ाता है तो दूसरे बढ़ाएंगे, दूसरे नहीं बढ़ाएंगे, और जियो अपना कंज्यूमर लॉस करेगा। इट मीन्स प्राइस स्टिकी रहेगा इस मार्केट के अंदर। यहाँ पे सभी मॉडल से कंपैरिजन दे दिए गए हैं अलग अलग बेसिस पे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ हम आपको क्लास में बता चुके हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके PYQ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा मॉडल है जिसके अंदर प्रोड्यूसर बिलीव करता है कि इसका रेवल विल कीप प्राइसेस ऑफ इस प्रोडक्ट कांस्टेंट, उसके रेवल्स को प्रोडक्ट के प्राइस रखेंगे कांस्टेंट प्रेजेंट लेवल पे जब वो खुद का प्राइस चेंज करे। दो चीज़ें इसमें आ रही है। पहली बात तो डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे क्या है, प्राइस है। दूसरा कंजेक्चुअल वेरिएशन क्या है, यहाँ पे 0 है। तो बर्टन मॉडल में डिसीजन वेरिएबल प्राइस होता है, उन्नो में आपका आउटपुट होता है, क्वांटिटी होता है, एचडोट में प्राइस होता है डिसीजन वेरिएबल, चैम्बरलिन में प्राइस होता है। बटन मॉडल में कंजेक्शन वेरिएशन 0 होता है। अजूम का चलता है कि मैं अपना प्राइस सेट कराऊँ तो दूसरा फॉर्म मैं राइवल फॉर्म उसको पे रिएक्ट नहीं करेगा, अपना प्राइस को कांस्टेंट रखेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। एडवर्ड मॉडल में, चैम्बरलिन मॉडल में कंजर्वेशन ग्रेटर देन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्नो डुओपोली मॉडल में कंजेक्चुअल वेरिएशन ईच फॉर्म का क्या होता है, वो इक्वल टू 0 माना जाता है। कुर्नो डुओपोली में डिसीजन वेरिएबल आपका आउटपुट होता है और कंजेक्चुअल वेरिएशन इक्वल टू 0 माना जाता है। आंसर डी। नेक्स्ट है बर्टन मॉडल ऑफ डुओपोली के अंदर दो फर्म है, फर्म ए फर्म बी। फर्म ए बी ने प्राइस सेट किया PB, फर्म ए ने प्राइस सेट किया PA और मार्जिनल कॉस्ट है ईच फर्म का C। तो फर्म ए का प्राइस है PA, फर्म बी का प्राइस है PB, मार्जिनल कॉस्ट इसका C है, इसका भी C है। ये प्राइस हो गया आपका, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो कह रहा है अंडर विच कंडीशन फर्म ए विल बी लूजिंग द मार्केट टू फर्म बी, किस कंडीशन में फर्म ए अपना मार्केट लूज करेगा फर्म बी को। तो बेसिकली बर्टन मॉडल के अंदर
आपको होमोजेनियस गुड्स ट्रेड होते हैं मार्केट में, कॉस्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, मार्जिनल कॉस्ट आपका कांस्टेंट रहता है। इस मार्केट के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्राइस कंपटीशन देखा जाता है। तो जो फर्म का प्राइस कम होता है सारा मार्केट उसके पास चल जाता है। तो इस केस में अगर पी ए लेस देन पी बी लेस देन पी ए होगा, मतलब अगर फर्म बी का प्राइस फर्म ए का प्राइस से कम होगा, तो पूरा पूरा मार्केट कौन रखेगा? फर्म बी रखेगा। तो इसका आंसर है कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। ये तो गया ऑप्शन सी गया, स्मॉल की बात कर रहा है। ऑप्शन डी भी गया, इक्वल की बात कर रहा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो पी ए ग्रेटर देन पी बी होगा, तब जाके पूरा मार्केट शेयर चला जाएगा। और एक चीज़ और होती है इसमें कि प्राइस जो है वो मार्केट कॉस्ट से कम नहीं हो सकता। मार्केट कॉस्ट से लोअर लिमिट है प्राइस सेट करने की, तो प्राइस सेट आपका होगा ग्रेटर देन सी। तो आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। जब पी एस ग्रेटर देन पी बी है और दोनों गुड्स दोनों का प्राइस जो है ग्रेटर देन सी है, मतलब ये है, और ग्रेटर देन सी है, तब जाके वो मार्केट क्लोज करेगा फर्म ए फर्म बी को। दूसरा क्वेश्चन है, सीजी मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन। सीजी मॉडल क्या एक्सप्लेन करने में असमर्थ है? वो प्राइस डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। वो सीजी मॉडल जो है किंग डिमांड का मॉडल, वो से एक्सप्लेन करता है आपका प्राइस रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग डिमांड कर्व क्या एक्सप्लेन करता है? किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन करता है कि प्राइस कट को फॉलो किया जा रहा है बट प्राइस राइज को फॉलो नहीं कर रहे। ये इसकी बिहेवियरल अजम्पशन है किंग डिमांड कर्व मॉडल की, एसवीजी मॉडल की, जो कहता है कि फर्म्स जो है, राइवल फर्म्स जो है, प्राइस कट को फॉलो करेंगे बट वो प्राइस राइज को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये थे आपकी क्लास आज कोलोसिव ओलिगोपोली के ऊपर, जिसमें हमने 6 या 7 हमने मॉडल डिस्कस किए। ओलिगोपोली के अजम्पशंस, कंजेक्चुअल वेरिएशन, लंडन इंडेक्स के बारे में बात की। तो इसके साथ ही आपकी क्लास आज खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड टॉपिक के साथ। धन्यवाद।